हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2। ये जो चैप्टर है वो टोटल 3 टॉपिक को मिला करके बनाया गया है। सबसे पहला टॉपिक है समाजवाद, दूसरा टॉपिक है साम्यवाद और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूस की क्रांति। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर को इस एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा भले ही हो जाए, लेकिन आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने इसे अंत तक देख लिया तो फिर आप इस चैप्टर में कभी भी फंसोगे नहीं। कहीं से कोई भी सवाल आ जाए आप उसे बड़े ही आसानी से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले हम जिस टाइम पे ये जो समाजवाद नाम है सबसे पहले प्रयोग किया गया था, उस जमाने के यूरोप के हालात जान लेते हैं कि वहाँ पे लोग कैसे थे, क्या ऐसे हालात बन गए थे कि समाजवाद जैसे शब्द की उत्पत्ति हुई। समाजवाद को हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे, साम्यवाद को भी उसके बाद समझेंगे। थोड़ा सा पहले हालात देख लेते हैं। तो हालात कुछ ऐसा था कि 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उस क्रांति ने लोगों के सोच बदल दिए थे। जो लोग पहले दबे कुचले थे उनकी सोच तो एकदम से ही बदल गई थी। उनका कहना था कि हमें भी स्वतंत्रता दिया जाए, हमें भी समानता का अधिकार दिया जाए। सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी इस तरीके की बातें होने लगी थी कि अमीर लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी क्यों दिया जाए और हमें क्यों ना दिया जाए। मतलब तरह तरह की बातें होने लगी थी। और इन्हीं बातों से उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि समाज का पुनर्संरचना होना चाहिए। पुनर्संरचना का मतलब ये है कि जिस तरीके से समाज अभी चल रहा है ऐसा नहीं चलेगा, इसको फिर से बनाया जाए। जैसे कि किसी भी देश का जो टोटल इनकम था वो कुछ अमीर घरों के पास था और गरीब लोग जो थे वो बेचारे कुछ थोड़े से पैसे में अपना गुजारा कर रहे थे। उनके बाल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। जैसे वो खेती में काम करते रहा, जैसे वो किसी के फैक्ट्री में मजदूरी करते रहा, उसी तरीके से गरीब के बाल बच्चे भी वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, हमें भी हक मिलना चाहिए। तो इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इंट्रो दे रखा है। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिख रखा है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने अर्थव्यवस्था के पुनर्संरचना के संबंध में कई विचारधाराओं को जन्म दिया। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? पैसे का बंटवारा। किसी भी देश में जो टोटल पैसा होता है उसका बंटवारा कैसे किया जाए। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच था। तो जिनकी सोच मिलती थी ना, उन्होंने अपना एक समूह बना लिया और उस समूह का कोई नाम भी दिया गया कि ये ऐसे लोगों का समूह है, ये ऐसे लोगों का समूह है। और उन समूहों का अपना अलग अलग सोच था। उनका मानना था कि समाज को इस तरीके से बांटा जाए। सब एक तरीके से नहीं कहते थे। तो उन्हीं समूहों में से कुछ समूहों के नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन उस जमाने में जो गरीब तबके के लोग थे उनका एक बात तो एकदम फिक्स था। वो चाहते थे कि सामंती व्यवस्था खत्म हो और इसके अलावा चर्च का जो आधिपत्य है वो भी समाप्त हो जाए। चर्च के आधिपत्य से क्या मतलब है? तो उस जमाने में वहां पे जो चर्च थे, जैसे हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद होता है उसी तरीके से वहां पे ईसाइयों के यहाँ चर्च होता है। और चर्च में जो लोग रहते हैं, जो वहां का मेन पुजारी होता है, उसे पादरी कहते हैं। तो वो जो पादरी था ना, वो धर्म के नाम पे लोगों को डराता था और उसका नेता बना हुआ था। वो राजा का ये होता था, कठपुतली होता था। राजा उसको जैसे बोलता था वो वैसे ही बोल दिया पब्लिक को, और पब्लिक धर्म के नाम पे उसकी बात मान लेती थी। तो राजा अपना काम निकलवाते रहता था ऐसे लोगों से। तो मतलब लोगों ने कहा कि अब चर्च का आधिपत्य नहीं चलेगा, हम लोग चर्च की बात नहीं मानेंगे। हाँ, हम भगवान में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम इस इंसान में क्यों विश्वास करें जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल करते रहता है, हमें राजा के सामने जब देखो तब बेच देता है ना। मतलब लोग अगर किसी पे भरोसा करे और वो उसका भरोसा बार बार तोड़ते रहे तो हम यही कहेंगे ना कि उन्होंने क्या किया, हमारे भरोसे को बेच दिया। ठीक है बच्चों, तो लोगों का ये कहना था कि सामंती व्यवस्था खत्म हो जाए और साथ ही साथ चर्च का आधिपत्य भी समाप्त हो जाए और उन्हें स्वतंत्रता दिया जाए और समानता दिया जाए। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब वो किसी के गुलाम न रहे और समानता का मतलब होता है कि हर जगह पे हमें उठने बैठने का अधिकार दिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई इंसान गरीब है तो वो अमीरों के सामने बैठ भी नहीं सकता या खड़ा भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए, समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि कुछ लोग थे जिन्होंने अपना अपना सोच के आधार पे गुट बना लिया था। उन्हीं गुटों में से एक गुट का नाम था उदारवादी गुट। ये जो उदारवादी थे उनकी सोच कैसी थी? तो ये ऐसा सोचते थे कि व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। मतलब कि इंसान किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए और कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, अपने धर्म को मानने के लिए पूरी तरीके से आजाद रहे। उस पर किसी दूसरे के धर्म को जबरन थोपा ना जाए, या तो फिर अगर कोई इंसान किसी धर्म को मानता है तो उसको अपना धर्म मानने से रोका ना जाए। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता हो और साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो कि कोई इंसान चाहे कि हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे
करेंगे तो जबरदस्ती कोई आपसे काम ना करवाए, बंधुआ मजदूर बना के नहीं रखे। मान लीजिए कि एक इंसान है, वो मेरे यहाँ काम करता है, अब वो ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ काम छोड़ करके किसी और के यहाँ ना कर पाए, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा होता था, मैं अच्छा रहूँ या ना रहूँ, जो इंसान मेरे यहाँ काम कर रहा है वो करता रहेगा, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक वो भाग नहीं सकता, ऐसा था। तो ये लोग जो थे वो ये कहते थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना चाहिए और साथ ही साथ धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए। इसके अलावा भी ये लोग कुछ चाहते थे। क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि ये जो निरंकुशवाद है, मतलब जो राजा निरंकुश प्रकार से शासन करता है, बिना किसी का माने, बिना किसी का सुने, कोई भी फैसला सुना देता है, कोई भी निर्णय ले लेता है, इस तरीके का शासन व्यवस्था समाप्त होना चाहिए। इसके अलावा ये जो वंशानुगत जो राजशाही चली आ रही है, वंशानुगत का मतलब ये होता है कि अगर कोई राजा मरने को होता है तो अगला जो राजा होगा वो उसी राजा का बेटा राजा बनेगा। ऐसा नहीं है कि अगर उस राजा का बेटा अच्छा नहीं है, योग्य नहीं है, तो किसी दूसरे इंसान को राजा बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता था। उस राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो कितना ही नकारा क्यों ना हो। तो ये जो उदारवादी थे वो ये कहते थे कि इस तरीके का जो वंशानुगत राजशाही है वो भी समाप्त होना चाहिए। तो ये तो हो गया उदारवादियों के बारे में। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका नाम था अतिवादी। अतिवादी क्या कहते थे? इनका कहना था कि विशेषाधिकार समाप्त होना चाहिए और संपत्ति के केंद्रीकरण का ये लोग विरोधी थे। विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान को कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, वो सुविधाओं का वो उपयोग करता है, वो सुविधाएं कुछ अलग सी होती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी मंदिर के लाइन में लगे हुए हैं, 2000 लोग लाइन में लगे हुए हैं, 1000 लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप दिन भर लाइन में लगे हुए, अच्छा खासा टाइम हो गया, खड़े खड़े पैर दुख रहा है, और सामने से कोई आदमी आए, गाड़ी से उतरे और आराम से आप सबको पीछे छोड़ते हुए जाकर के दर्शन कर ले, तो आप बताओ आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। तो उसी को कहते हैं विशेषाधिकार। तो उस जमाने में ऐसे वीआईपी लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था। तो इन लोगों का कहना था, अतिवादियों का, कि ये जो विशेषाधिकार है वो समाप्त होना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं चलेगा। जैसे हमारे साथ ट्रीटमेंट होता है वैसे ही सभी के साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमें ऐसा ना हो कि सताया जाए और कोई इंसान जिसके पास पैसा ज़्यादा हो या तो किसी के पास पावर हो तो उसे अलग से अधिकार दे दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अतिवादियों का कहना था। इसके अलावा भी ये लोग कुछ चाहते थे। क्या चाहते थे? संपत्ति का केंद्रीकरण न हो। संपत्ति का केंद्रीकरण से क्या मतलब है कि किसी भी देश का जो कुल संपत्ति है ना, वो कुछ अमीर लोग अपने कब्जे में रखते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, या उस जमाने में तो बिजनेसमैन कम हुआ करते थे, लेकिन जो जमींदार थे ना वो संपत्ति के मालिक हुआ करते थे, और लोग उन्हीं के यहाँ जाके काम करते थे और जमींदार का जितना मन हुआ उतना मजदूरी देते थे। तो इनका कहना था कि संपत्ति सिर्फ जमींदारों के हाथ में नहीं होना चाहिए, उनसे संपत्ति को छीनिए और गरीबों में बांट दीजिए ताकि सभी का भला हो। ये अतिवादियों का हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और तबके के बारे में जान लेते हैं जिनका नाम है रूढ़िवादी। नाम से स्पष्ट है, इसके बारे में तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। रूढ़िवादी का मतलब होता है कि ऐसे सोच वाले लोग जो ये सोचते थे कि जैसा व्यवस्था चला आ रहा है वैसा ही बना रहे, कोई चेंज नहीं हो, यानी कि राजशाही है तो राजशाही ही रहे। तो इस तरीके के सोच वाले लोगों को रूढ़िवादी कहा गया। ये लोग किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो रूढ़िवादी लोगों में वैसे लोग थे जो कि अमीर थे, जो लोगों को सताते थे और गरीबों को निकलते देख करके, उभरते देख करके जिनको जलन हो रहा था। तो इन्होंने भी अपना एक समूह बना लिया और समूह बना करके वे लोग खुद को रूढ़िवादी कहलवाए। ठीक है, खुद को कहने के लिए नहीं कहते थे, लेकिन लोगों ने उनको ये कहना स्टार्ट कर दिया कि इनकी सोच रूढ़िवादी है, पुराने ख्याल हैं इसके। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं समाजवादी और साम्यवादी लोग क्या सोचते थे। अभी तक हम लोगों ने ये नहीं जाना है कि समाजवाद किसे कहते हैं या तो साम्यवाद किसे कहते हैं, लेकिन जिनकी सोच समाजवादी थी या साम्यवादी थी वो लोग क्या चाहते थे, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे कि समाजवाद क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम उनका सोच देख लेते हैं। तो ये लोग जो समाजवादी लोग थे या तो जो साम्यवादी लोग थे, इनका ये कहना था कि औद्योगिकरण के बाद जो आर्थिक बदलाव हुआ है और जो सामाजिक बदलाव हुआ है उसके आधार पे हमारा जो समाज है ना उसका पुनर्संरचना होना चाहिए। फिर से समाज को बनाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से बना हुआ है वैसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी का जो समाज है उसमें अमीर लोग और अमीर होते चला जा रहा है और गरीब लोग और गरीब होते चला जा रहा है, क्योंकि अमीर लोग गरीबों का दोहन कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, उनको जीने नहीं दे रहे थे। तो इनका कहना था कि फिर से पुनर्संरचना किया जाए और गरीबों को उसका हक दिया जाए और अमीर लोग जो उसे सता रहे हैं उनसे उनको छुटकारा दिलवाया जाए। ये समाजवादियों का कहना था, साथ ही साथ साम्यवादियों का भी कहना था। समाजवाद और साम्यवाद दो अलग चीज नहीं है, बस समाजवाद में कुछ और चीजों को ऐड कर दिया जाए तो वो साम्यवाद बन जाता है। ये हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, हुआ ये था कि औद्योगिक क्रांति हुई थी।
तो औद्योगिक क्रांति से बहुत सारे फायदे हुए, तो इसके कुछ नुकसान भी हुए। फायदे क्या हुए पहले ये देख लेते हैं। फायदा ये हुआ कि आर्थिक प्रगति हुई थी, मतलब लोग अमीर होना स्टार्ट हो गए थे, मिडिल तबका का लोग भी वहां पे जन्म लिया, मतलब एक नए प्रकार का वर्ग बना, मिडिल वर्ग। ठीक है, तो आर्थिक प्रगति तो हुई थी, ये तो लाभ हुआ था, लेकिन इसका हानि ये हुआ था कि औद्योगिक क्रांति ने दो वर्गों को जन्म दे दिया, यानी कि समाज जो था वो दो हिस्से में बट गया। एक बार फिर से भाई वो कौन सा हिस्सा था, तो हिस्सा ये था कि एक वर्ग पूंजीपति कहलाया और एक वर्ग मजदूर कहलाया। पूंजीपति वर्ग कौन, जो मालिक होते थे मिलों के, फैक्ट्री के जो मालिक होते थे वो पूंजीपति कहलाए, और जो उन फैक्ट्रीज में मिलों में काम करने वाले लोग थे वो क्या कहलाए, श्रमिक कहलाए। श्रमिक का मतलब होता है मजदूर। तो पहले से तो वर्ग चला ही आ रहा था, एक और वर्ग बन गया। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी देश का इतिहास उठा करके देखोगे ना कि किसी देश के अंदर ही अगर लड़ाई हुआ है तो वो हमेशा दो वर्गों के बीच की लड़ाई होगी। सबसे पहले जब इतिहास देखा जाता है बहुत पहले का, तो ये देखने को मिलता है कि पहले लड़ाई होती थी मालिकों में और उसके गुलामों में, मतलब कि एक मालिक होता था और किसी इंसान को वो हमेशा के लिए गुलाम बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में हुई थी, मालिकों में और गुलामों में। दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई हुई थी जमींदारों में और उसके किसानों में, उन जमींदारों के यहाँ काम करने वाले किसानों में। अब एक तीसरे प्रकार का वर्ग बन गया औद्योगिक क्रांति की वजह से। कौन सा वर्ग भाई, तो ये वर्ग पूंजीपति वर्ग और साथ ही साथ श्रमिक वर्ग। अब इनके बीच की लड़ाई हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हुआ क्या कि इस औद्योगिक क्रांति ने एक नया प्रथा को जन्म दे दिया। क्या प्रथा बना, कारखानेदारी प्रथा। औद्योगिक क्रांति की वजह से कारखाना जिसका हो गया वो प्रथा चला दिया कि हम भाई इस तरीके से काम करवाएंगे, हम तुमको इतना मजदूरी देंगे, तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना चाहोगे तो कोई और कंपनी वाला, कोई और फैक्ट्री वाला तुम्हें काम नहीं देगा। तो गरीब इंसान कहाँ जाए, तो वो बेचारा मजबूर हो जाता था किसी के फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो कारखानेदारी प्रथा का जन्म हुआ इस औद्योगिक क्रांति के वजह से। अब इस कारखानेदारी प्रथा के जरिए जो पूंजीपति थे ना वो गरीबों का शोषण करने लगे। शोषण कैसे करने लगे कि वो मजदूरी कम देते थे, जितना उनका हक बनता था उतना मजदूरी नहीं देते थे। इसके अलावा वो काम भी उनसे ज्यादा लेते थे। जैसे कि किसी भी इंसान के बारे में कहा गया है कि वो 8 घंटा काम अपनी पूरी ईमानदारी से कर सकता है, और 8 घंटा किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी होता है। अगर किसी के यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है और अगर आप उससे 8 घंटा काम ले रहे हैं तो मतलब कि आपने अपना हक वसूल कर लिया। आप जितना पैसा दे रहे हो उसके लिए उसने 8 घंटा काम कर दिया, बहुत है। लेकिन उस ज़माने में नहीं था, 8 घंटा नहीं काम करवाते थे, 12 घंटा 14 घंटा काम करवाते थे, और इतना काम करवाने के बाद जो उसका हक बनता था वो भी नहीं देते थे, उससे कम पैसा दे करके ऐसे ही टरका देते थे। ठीक, तो ये शोषण ही हुआ ना एक प्रकार का। तो भाई मजदूरी कम मिलती थी, काम के घंटे ज्यादा थे। और इन सब का कारण क्या था, मजदूरी कम क्यों मिलती थी, काम के घंटे ज्यादा क्यों थे, तो इन दोनों का कारण था। कारण ये था कि मजदूरों में संगठनात्मक अभाव था, मतलब मजदूरों का कोई संगठन नहीं था, कोई यूनियन नहीं था, कोई इसके लिए आवाज उठाने वाला इंसान नहीं था। तो जब मजदूरों का शोषण बढ़ता चला गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो आप लोग देखना जब भी किसी चीज के बारे में देखोगे तो जब जब मतलब कहा जाता है कि पाप बढ़ जाता है ना, तो कुछ लोग आते हैं जो कि लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं पापियों के खिलाफ। तो यहाँ पर भी वही हुआ। कुछ चिंतक थे जिनको ये देखकर रहा नहीं गया कि कैसे कुछ अमीर लोग कुछ गरीबों का शोषण कर रहे हैं, तो वो सामने आए, उन्होंने गरीबों के पक्ष में आवाज उठाया और इन अमीरों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दी, और यही लड़ाई समाजवाद बन गई। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग धीरे धीरे समाजवाद में एंटर कर रहे हैं। तो उन चिंतकों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कानूनी समानता का अधिकार प्राप्त है, और अगर किसी देश के लोगों को सामाजिक समानता और आर्थिक समानता का अधिकार प्राप्त है तो कानूनी समानता वाला लोग समझो कि पिछड़ा हुआ है। कानूनी समानता का मतलब क्या है, अगर मैंने कोई क्राइम किया और मुझे 6 महीने का सजा हुआ, और किसी अमीर इंसान ने वही क्राइम किया और उसे भी 6 महीने का सजा हुआ, तो इसे कहते हैं कानूनी समानता, कि कानून दोनों के लिए क्या है, बराबर है। तो ये जो चिंतक थे उनका ये कहना था कि कानूनी समानता इतनी जरूरी नहीं है जितनी कि आर्थिक समानता जरूरी है। मतलब ये कि लोगों के पास पैसे सबके पास बराबर बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं तो कम से कम इतना तो हो ही कि अपने जरूरतों को पूरा कर सके। ऐसे इन चिंतकों का कहना था। इनका कहना था कि पैसे के बगैर मतलब जिंदगी जो है ना वो अधूरी है, पैसे के बगैर जिंदगी किसी की गुलाम बन जाती है, तो पैसा बराबर बराबर बटा हुआ होना चाहिए। इन चिंतकों का यही कहना था, और यही चिंतक आगे चल करके समाजवादी कहलाए। तो अब हम लोग समाजवाद के डेफिनेशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि और क्या लिखा है।
हाँ जी, तो मैंने क्या लिखा कि कुछ नए चिंतक पैदा हुए जो कहते थे कि कानूनी समानता अगर नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता मिलना बहुत जरूरी है। और यही चिंतक जो हैं वो क्या कहलाए, समाजवादी कहलाए। ठीक है, और इन समाजवादियों ने, या तो कह सकते हैं कि इन चिंतकों ने कहा कि एक ऐसा अर्थव्यवस्था बनना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग कह रहे थे ये कि एक इस प्रकार का अर्थव्यवस्था बनना चाहिए जहां पे जो उत्पादन का साधन है या तो जो पूंजी है उस पे किसी इंसान का या तो फिर किसी फैक्ट्री का, कंपनी का या कंपनी के मालिकों का या तो किसी इंसान के समूहों का उस पे अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उस फैक्ट्री पे, उस उत्पादन के साधन पे जो कब्जा होना चाहिए वो सरकार का होना चाहिए। इनका कहना था कि कोई भी जो उत्पादन होता है वो किसी खास इंसान के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे समाज के लिए होना चाहिए। अगर कोई विकास का काम होता है तो किसी खास इंसान के लिए विकास का काम नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे समाज के लिए होना चाहिए। मतलब ये कि अगर किसी के गांव में नली बन रही है तो नाली जो बन रहा है तो ऐसे देख के नहीं बनाना चाहिए कि हाँ भाई फलाने बाबू बड़े अमीर हैं तो उनके दरवाजे के सामने की नाली बना दो और जो गरीब है उनकी नालियां ऐसी बहती रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुंह देख करके काम करवाया जाए। काम जो होना चाहिए वो पूरे समाज के हित में होना चाहिए। तो ये इनका कहना था। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि सभी के पास पैसा हो, ऐसा ना हो कि कुछ इंसान तो बहुत अमीर हो और कुछ इंसान बेचारा खाने खाने को तरस रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नई अर्थव्यवस्था को जन्म देने की बात होने लगी थी। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, कार्ल मार्क्स कौन थे, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। रॉबर्ट ओवेन के बारे में भी जानेंगे थोड़ा बहुत, और ये जो चिंतक थे वो कौन कौन थे, इन चिंतकों में से कुछ चिंतकों के नाम भी हम लोग जानेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो अभी तक की पढ़ाई से हमने ये समझ लिया कि औद्योगिक क्रांति ने ये जो समाज है उस समाज को फिर से दो हिस्से में बांट दिया, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। और इन दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष तो होना तय था, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग जो कमज़ोर वर्गों को सता रहा था, उनका शोषण कर रहा था, उन दोनों के बीच में लड़ाई रखी हुई थी। और इनका लड़ाई स्टार्ट करवाने के लिए, क्योंकि ये वर्ग जो था खुद से लड़ने वाला नहीं था, तो स्टार्ट करवाने के लिए कुछ चिंतक आए। वही चिंतक क्या कहलाए, समाजवादी कहलाए। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि समाजवाद किसे कहते हैं। तो समाजवाद जो है ना वो एक सोच है, एक ऐसा सोच जो ये कहता है कि उत्पादन के साधनों पे या तो फिर पूंजी पे किसी एक इंसान का या तो फिर इंसानों के समूह का अधिकार ना हो करके सरकार का अधिकार हो। सरकार जो है वो इन उत्पादन के साधनों पे अपना अधिकार रखे और साथ ही साथ अगर हो सके तो इन उत्पादन के साधनों पे गरीबों का अधिकार कर दे कि गरीब लोग अपना उत्पादन करें और खुद में ही बांट ले। खेती जो है गरीबों में जो कोई खेती करते हैं उनमें बांट दिया जाए ताकि वो लोग मन लगाकर खेती करें और उत्पादन ज़्यादा हो सके। तो इस तरीके के जो सोच हैं उन्हें समाजवाद कहा गया और जो लोग इस सोच को मानते थे उन्हें समाजवादी कहा गया। तो सबसे पहले बात ये उठता है कि समाजवाद शब्द की उत्पत्ति कब हुई। तो ये जो समाजवाद शब्द है इसका सर्वप्रथम उपयोग 1827 ईस्वी में किया गया था और जो इस शब्द का उपयोग करने वाले जो आरंभिक लोग थे उनको स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया है। अब क्यों कहा गया है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया। तो आइए देखते हैं। तो समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुआ। समाजवाद किसे कहते हैं ये हमने जान लिया था। और ये जो सबसे पहले उपयोग करने वाले जो लोग हैं उनमें से सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फोरिये, ये सभी के सभी मतलब वे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अब इन जो 3-4 यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं इन्हें क्या कहा गया है, स्वप्नदर्शी समाजवादी। स्वप्नदर्शी समाजवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने जिस तरीके के समाज की कल्पना की थी, जिस तरीके के समाजवाद का कल्पना किया था वो समाजवाद संभव नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था। ये कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर लिए थे ऐसे लोगों से जो कि गरीबों को कुछ देना नहीं चाहते थे। ये कहते थे कि अमीरों को गरीबों के लिए काम करना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी समझ के काम करना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान डूब रहा है, भले ही आपका कोई सगा वाला ना हो वो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको जाकर के बचा लीजिए। नैतिक जिम्मेदारी है ये, है ना। कहा जाता है कि इंसान का मतलब एक दूसरे इंसान के लिए कुछ जिम्मेदारी होती है, इंसानियत जिसको कहा जाता है वो। तो नैतिक जिम्मेदारी को याद दिलाते हुए ये लोग कहते थे कि अमीर लोग को चाहिए कि वो गरीबों के लिए काम करे। तो ये कहाँ से होता, ये संभव ही नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों को क्या कहा गया, स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। तो
ये जो समाजवादी जो लोग हैं, इन समाजवादियों को दो हिस्से में बांट दिया गया है, एक आरंभिक समाजवादी और एक साम्यवादी। आरंभिक समाजवादी किसे कहते हैं? तो जब तक कार्ल मार्क्स नहीं आए थे, कार्ल मार्क्स कौन है भाई, इनके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो जब तक नहीं आए थे तो उनसे पहले के जितने भी समाजवादी पैदा हुए उन्हें आरंभिक समाजवादी कहा गया और स्वप्नदर्शी समाजवादी तो कहा ही जाता था। कार्ल मार्क्स के बाद जो भी लोग आए जो कि समाजवादी सोच से थे उन्हें साम्यवादी कहा गया। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या था? अंतर ये था कि जो आरंभिक समाजवादी थे ना, वो वर्ग समन्वय की बात करते थे। वर्ग समन्वय का मतलब क्या? वर्ग का मतलब हो गया कि अमीर लोग, गरीब लोग, है ना, मजदूर लोग, किसान लोग, ऐसा कि भाई फैक्ट्री में काम करने वाले और फैक्ट्री के मालिक, ये दो अलग अलग वर्ग। तो इन लोगों का कहना था कि वर्ग समन्वय के साथ समाज को आगे बढ़ाया जाए। समन्वय का मतलब ये होता है कि अमीर लोग गरीबों के लिए काम करे और गरीब लोग खूब मन लगा करके अमीरों के लिए काम करे। तो गरीब लोग तो मन लगा के अमीरों के लिए काम कर देते थे, लेकिन अमीरों का दिल इतना छोटा था ना कि वो गरीबों के लिए काम नहीं कर पाते थे। तो वर्ग समन्वय से समाज का विकास संभव नहीं था, लेकिन इन लोगों का कहना था कि वर्ग समन्वय से ही समाज अच्छा हो सकता है, तो इसीलिए इन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। इसके बाद कार्ल मार्क्स आए, उन्होंने समाजवाद की एक नई परिभाषा दी और उस परिभाषा को कहा गया कि ये वैज्ञानिक समाजवाद है। ठीक है, इन्होंने कहा कि वर्ग समन्वय से समाज का कोई विकास नहीं होने वाला है। अगर समाज का विकास करवाना चाहते हैं तो वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, यानी कि गरीबों को अमीरों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। इन्होंने कहा था कि मज़दूरों को खोने के लिए कुछ नहीं है मज़दूरों के पास, वो अगर कुछ खो सकते हैं ना तो अपने हाथ के बेड़ियों को खो सकते हैं। जो गुलाम बने हुए हैं उस गुलामी को खो सकते हैं, और गुलामी खोना कौन नहीं चाहेगा? हर कोई चाहता है कि हमारी गुलामी कहीं चली जाए और हम आज़ाद हो जाएं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर आप लोग अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं तो आप लोग वर्ग संघर्ष कीजिए, आप लोग अमीरों के खिलाफ जो आपको सता रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर आप काम करते हो तो ऐसे फिर हम पैसा क्यों ले, जैसे कि सामने वाला हमें भीख दे रहा है। भाई हम काम किए हैं तो हमारा मेहनताना दे रहा है तो हम रंगदारी से लेंगे। ऐसा नहीं कि भीख मतलब दे रहा हो और हम ऐसे डरते डरते लें कि वो देगा कि नहीं देगा, छीन लेगा देने के बाद, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये बात कार्ल मार्क्स ने कहा, और जिस तरीके से इन्होंने ये बात को कहा, वर्ग संघर्ष की बात कही, और जिन लोगों ने भी इस तरीके की बात को माना कि हाँ सही है, वर्ग संघर्ष जरूरी है, इन सोच वाले लोगों को साम्यवादी कहा गया। मतलब ये लड़ाई झगड़े में विश्वास रखते थे, समाज का विकास लड़ाई झगड़े के साथ करना चाहते थे। मतलब बिना क्रांति के, बिना लड़ाई के समाज का विकास नहीं हो सकता। तो ऐसे सोच वालों को साम्यवादी कहा गया। ठीक है, और इन्होंने एक नई विचारधारा चला दी जिन्हें क्या कहा गया? साम्यवाद कहा गया। ठीक है, तो साम्यवाद के बारे में अभी थोड़ा सा हम लोग और बात करेंगे, लेकिन इतना होने के बाद एक बार फिर से हम लोग आदर्शवादी समाजवादी की ओर चलते हैं कि कौन कौन वो लोग थे, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आदर्शवादी समाजवादी यानी कि स्वप्नदर्शी समाजवादी जो थे उनमें से जो सबसे प्रमुख है, जिनका नाम लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो हैं सेंट साइमन, चार्ल्स फोरिये, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन। ये लोग मतलब बहुत ही महान समाजवादी थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, मतलब अपना खुद का पैसा तक लगा देते थे समाज के विकास के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रथम यूटोपियन समाजवादी थे उनका नाम था सेंट साइमन। याद रखिएगा इसको। ठीक है, कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे? सेंट साइमन थे। उन्होंने कहा कि समाज का जो पुनर्संगठन है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जो शोषण हो रहा है वो समाप्त हो जाए, गरीबों की स्थिति में सुधार आ जाए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमीरों को चाहिए कि वो गरीबों के लिए कार्य करे। और क्यों करे भाई? कोई रिश्तेदारी है? नहीं, रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी समझ करके थोड़ा सा गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करे, गरीबों का भला हो जाए, ऐसा कुछ कार्य करे। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। उन्होंने एक बात और कहा था, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक इंसान को उसके क्षमता के अनुसार काम मिले। मतलब अगर मेरे में दम है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो मुझे वो काम मिले, और मैंने बहुत अच्छा काम किया, अपने दम के अनुसार किया, काम को जैसा करना चाहिए था वैसा किया, तो मुझे उसके अनुसार ही पैसा भी मिले, क्योंकि मैंने अच्छा किया है तो मुझे पैसा अच्छा मिले ना, है ना। तो ऐसा नहीं हो कि एक 60 साल के बंदे को जितना पैसा दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने 2 पत्थर तोड़े और मैंने 10 पत्थर तोड़ दिए, तो दोनों को बराबर पैसा नहीं मिलना चाहिए, दोनों को अलग अलग पैसा मिलना चाहिए। तो ये जो सेंट साइमन थे उन्होंने भी यही कहा था कि प्रत्येक इंसान को उसके क्षमता के अनुसार कार्य मिले और कार्य के अनुसार उन्हें उसका पारिश्रमिक मिले, यानी कि पैसा मिले। ठीक है, जब सेंट साइमन गए तो उन्हीं की सोचों को आगे बढ़ाया
चार्ल्स फूरिये ने। चार्ल्स फूरिये ने भी मतलब जो भी इन्होंने कहा था सेंट साइमन ने उन्हीं को आगे बढ़ाया, साथ ही साथ कुछ अपनी बातें भी ऐड की। उन्होंने कहा कि मज़दूरों को चाहिए कि वो बड़े बड़े शहरों में आकर के बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम न करें, क्योंकि ऐसा करने से बड़े बड़े जो मालिक हैं ना वो मज़दूरों पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो भाई तो काम ना करें, ये लोग काम करें। चार्ल्स फूरिये का कहना था कि काम तो करना ही है, लेकिन ये लोग बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करने के बजाय छोटे छोटे कस्बों में आपस में ही मेल जोल बढ़ा करके काम करें, जिससे कि उनका खुद का विकास हो और जो पूंजीपति लोग हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, वो लोग इनका शोषण ना कर सके। ठीक है बच्चों, इनके बाद जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है लुई ब्ला, उन्होंने भी यही काम किया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं रॉबर्ट ओवेन के बारे में। ये एक बहुत प्रमुख हस्ती है जिनके बारे में बात करना बनता है। तो रॉबर्ट ओवेन जो थे वो इंग्लैंड के थे और मतलब विख्यात उद्योगपति थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत फैक्ट्रियाँ थी इनकी। और आश्चर्य की बात ये थी कि ये फैक्ट्री वाले होते हुए भी समाजवादी थे। मतलब पहला ऐसा केस था जहाँ पे कोई फैक्ट्री का मालिक चाहता था कि हम अपने यहाँ काम करने वाले वर्करों का ध्यान रखें। तो मतलब ये थोड़ा अजूबा था उस ज़माने के हिसाब से, वरना सभी फैक्ट्री वाले तो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम लें और कम से कम पैसा दें, लेकिन रॉबर्ट ओवेन ऐसा नहीं थे। ठीक, और ये इंग्लैंड के थे और कहा जाता है कि इंग्लैंड में जो समाजवाद के प्रवर्तक या जनक जो हैं वो कौन थे? रॉबर्ट ओवेन ही हैं। उन्होंने ही समाजवाद की कल्पना वहाँ की और साथ ही साथ समाजवाद के कामों को आगे बढ़ाया इंग्लैंड में। ठीक है जी, तो देखिए इनके बारे में मैंने लिखा है कि रॉबर्ट ओवेन जो हैं वो विख्यात उद्योगपति हैं और साथ ही साथ इंग्लैंड में समाजवाद के प्रवर्तक भी हैं। प्रवर्तक का मतलब होता है लाने वाला, किसी भी चीज़ को लाने वाले को क्या कहा जाता है? प्रवर्तक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास किया जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे, और इन्होंने सिर्फ ऐसा सोचा नहीं बल्कि इनको पूरा कर करके दिखाया। इन्होंने एक फैक्ट्री बनाया और वो फैक्ट्री कैसा था? आदर्श फैक्ट्री था। ये फैक्ट्री कहाँ पे स्थित थी? तो ये स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक एक स्थान है, वहाँ पे इन्होंने एक फैक्ट्री बनाया और उसका नाम क्या था? आदर्श कारखाना। अब ये कारखाना आदर्श कैसे था भाई? कुछ अलग था क्या बाकी कारखानों से? अगर अलग नहीं है तो फिर आदर्श क्यों हुआ? अलग था, बहुत अलग था। कैसा अलग था? तो यहाँ पे मज़दूरों के लिए आवास की फैसिलिटी थी कि जो मज़दूर यहाँ काम करते हैं वो यहीं रह सकते हैं अच्छे तरीके से, है ना, बिस्तर वगैरह सारा कुछ हुआ करता था, अच्छा भोजन मिलता था, बाकी फैक्ट्री में जैसा भोजन मिलता था उससे कहीं अच्छा भोजन इनको यहाँ पे दिया जाता था। मज़दूरी जितनी उनकी बनती थी उतनी मज़दूरी देते थे ये, मतलब मज़दूरी में कोई कमी नहीं। अगर आपका काम अच्छा है आपको पैसा अच्छा मिलेगा, कम क्यों दिया जाए। इसके अलावा जो मज़दूर के बाल बच्चे थे उनकी शिक्षा की व्यवस्था करवाई, अगर वो बीमार पड़ जाते थे तो उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करवाई। ये सारा कुछ इन्होंने किया, मतलब मज़दूरों का बड़ा ही अच्छे से ख्याल रखा। और हाँ, काम के घंटे भी कम कर दिए। अगर कहीं पे 14 घंटा काम हो रहा है तो इन्होंने कहा 10 घंटे ही काम कीजिए, या तो जो 8 घंटा काम का समय है 8 घंटा ही कीजिए। वैसे उस ज़माने में 8 घंटा काम को डिसाइड नहीं किया गया था कि हाँ भाई काम मज़दूरों से 8 ही घंटा लेना है, मतलब एक ऐसा था कि हाँ इतना हो गया तो बस बहुत है। तो काम के घंटे भी इन्होंने कम कर दिए। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था उसी ज़माने में, जो कि आज के ज़माने में भी मतलब सरकार करना चाहती है, करती ही है, और ये काम था बाल मजदूरी को बंद कर दिया था। छोटे बच्चों से ये काम नहीं लेते थे। तो सोचो कितने महान इंसान थे। तो इन्होंने मज़दूरों के लिए इतना किया, तो हम लोगों को ये लग रहा होगा कि इनकी सारी कमाई तो मज़दूरों में ही चली जाती होगी, इनको नफ़ा वगैरह नहीं होता होगा। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। इनका मुनाफा अचानक से बढ़ गया, पहले फैक्ट्री से जितनी कमाई होती थी ना उससे ज़्यादा कमाई होने लगी। तो लोगों ने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी कमाई कैसे बढ़ सकती है? आप तो सारा पैसा लुटा दे रहे हैं, मज़दूरों को फैसिलिटी दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, भाई पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, मजदूरी ज़्यादा दे रहे हैं, काम के घंटे भी कम कर दिए, है ना, शिक्षा की व्यवस्था करा दी, चिकित्सा की व्यवस्था करा दी, तब कैसे मुनाफा बढ़ गया? तब रॉबर्ट ओवेन ने एक बात कही थी, वो बात लोगों के दिल पर लग गई थी। वो बात उन्होंने ये कहा था कि जो मज़दूर होता है ना, सच्चा मज़दूर वही होता है जो संतुष्ट हो। अगर आपने अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को संतुष्ट कर दिया, जो वो आपसे चाहता है आपने अगर वो दे दिया, तो फिर जो आप चाहते हो वो करने के लिए वो जान लड़ा देगा। ये बात उन्होंने कहा, लोगों को लगा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, बाकी तो सब मजबूरी में काम करते हैं। आपने उन्हें खरीद रखा है, मतलब अगर काम ना करें तो उनको खाना ना मिले, इसलिए अपने मन से काम नहीं करते। लेकिन इनके यहाँ जो मजदूर थे ना, वो अपने मन से काम करते थे, अपने मालिक को अपना मान के काम करते थे कि अरे ये मेरे मालिक हैं, इनके लिए काम करना चाहिए, जी जान से करते थे। तो अचानक से इनका मुनाफा क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये था ये वाला स्लाइड, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, और कार्ल मार्क्स के बारे में जैसे ही जान लेंगे फिर हम लोग रूसी क्रांति को स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो बने रहिए अंत तक और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।
तो आइए अब हम लोग बात करते हैं उस इंसान की जिनके बारे में कहा जाता है कि समाजवाद को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के बारे में जानने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा बोर्ड लिख रखा है। तो आइए देखते हैं कि कार्ल मार्क्स कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या कुछ किया मज़दूरों के लिए, जो कि उन्हें कहा जाने लगा कि ये मज़दूरों के मसीहा हैं। उन्होंने ऐसे कौन कौन से सिद्धांत दिए जिन सिद्धांतों पे आगे बढ़ कर के मज़दूरों ने, ये जो पूंजीपति वर्ग है, उन पे विजय पाई। कई स्थानों पे ऐसा हुआ कि जहाँ पे मज़दूरों ने अपनी मांग मनवा ली अपने मालिकों से। तो आइए देखते हैं कि कार्ल मार्क्स कौन थे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो हुआ था राइन प्रांत में। राइन प्रांत का एक छोटा सा नगर था ट्रियर, और ये राइन प्रांत और ट्रियर नगर ये दोनों ही कहाँ हैं भाई? जर्मनी में। इनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। ये पेशे से वकील थे। कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि इनके पिताजी पेशे से क्या थे? वकील थे। ये सारी बातों को आप लोग याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है बच्चों। अगर बात करें इनके शिक्षा का, तो शिक्षा इनका बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी में हुआ था, जैसे कि वॉन यूनिवर्सिटी, बर्लिन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सारे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। अर्थशास्त्र पैसे से रिलेटेड जो पढ़ाई होता है ना, उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इन्होंने पढ़ाई भी अर्थशास्त्र की थी। बात करें कि इन पे किन का प्रभाव था, तो इन पे जो बड़े बड़े समाजवादी थे ना, वो समाजवादियों में कौन कौन से भाई? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हीगेल, इनका बहुत ही गहरा प्रभाव था कार्ल मार्क्स के ऊपर। इन्होंने अपनी जीवन संगिनी बनाया अपने बचपन के दोस्त जेनी को 1843 ईस्वी में। इन्होंने जेनी से विवाह कर लिया 1843 में, और इसके ठीक एक साल बाद इनकी मुलाकात होती है फ्रेडरिक एंगल्स से। इनकी भेंट होती है और इनके विचारों से ये बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। इनको लगता है कि फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं मजदूरों के बारे में, बिल्कुल ये होना चाहिए, आवाज़ उठना चाहिए। जो पूंजीपति लोग हैं वो मजदूरों को तरह तरह से सता रहे हैं। कोई तो हो जो मजदूरों को बताए कि आपको क्या करना चाहिए, कोई तो उनके लिए खड़ा हो। तो कार्ल मार्क्स कहें कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, आज से हम भी आपके साथ हैं। और जब 1844 में इनकी मुलाकात हुई थी, तो इससे ठीक 4 वर्ष बाद इन्होंने एक किताब लिखा, ये दोनों मिल करके, जिनका नाम रखा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को हिंदी में कहा जाता है साम्यवादी घोषणा पत्र, कि एक साम्यवादी को कैसा होना चाहिए, मतलब कि किस तरीके से फैक्ट्री में काम करना चाहिए, फैक्ट्री में किस तरीके से मेहनताना लेना चाहिए, कैसा मतलब फैक्ट्री के मालिकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, अगर वैसा व्यवहार नहीं है तो फिर आप क्या करोगे बदले में। ये सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ था। ये था साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो कार्ल मार्क्स हैं वो आधुनिक समाजवाद के जनक हैं। फिर साल आया 1867 का। इस साल का कहा जाता है कि सदियों से इंतजार था। ये साल में दास कैपिटल नाम की एक बुक आई थी जो कि कार्ल मार्क्स ने लिखा था। और ये जो दास कैपिटल है ना, ये समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है इसको। बाइबल जो है वो ईसाइयों की सबसे बड़ी धार्मिक किताब को कहा जाता है। तो समाजवादियों का जो सबसे बड़ा धार्मिक किताब है ना, एक हिसाब से धार्मिक ही कह सकते हैं, वो कौन है? दास कैपिटल है। 1867 ईस्वी में आया था। पिछले साल एग्जाम में भी पूछा गया दास कैपिटल किस साल में प्रकाशित हुआ था, तो 1867 ईस्वी में। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें दास कैपिटल में और साम्यवादी घोषणा पत्र में लोगों को किस प्रकार से, लोगों में कौन से लोग भाई? मजदूरों को किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से अपनी मांगें मनवानी चाहिए, और अगर कोई मांग नहीं मानता है तो फिर क्या करना चाहिए, ये सब कुछ लिखा हुआ था। और इन सब चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाए तो कहा जाता है कि ये साम्यवादी दर्शन है। मतलब कि साम्यवाद कैसा होना चाहिए उसका दर्शन मिल जाता है इन 2 बुकों से। ठीक है, और जिन्होंने भी इन 2 बुकों को फॉलो किया, इनके सोच को फॉलो किया, इनके सोच को मान करके आगे बढ़ा, वही लोग क्या कहलाए? साम्यवाद कहलाए। और मतलब मानने वाले लोग क्या कहलाए? साम्यवादी कहलाए। तो साम्यवाद और साम्यवादी हम लोग समझ गए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मार्क्सवादी दर्शन के जो कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं वो किन में लिखे हुए हैं भाई? तो ये हैं जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, सीएम बोले तो, और डीसी बोले तो दास कैपिटल। इन दोनों किताबों में मार्क्सवादी दर्शन के मूलभूत सिद्धांत लिखे हुए हैं। और जिसने भी मार्क्सवादी दर्शन को फॉलो किया वो क्या कहलाया? साम्यवादी कहलाया। और ये जो मार्क्सवादी दर्शन है वो खुद क्या कहलाया? साम्यवाद कहलाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके विचारधारा के कारण, जैसा इनका विचारधारा था, हमेशा सरकार से लड़ाई, अमीरों से लड़ाई, हमेशा गरीबों का सहयोग, इस तरीके का जो विचारधारा था, इनका सोच था, इसके वजह से इन्हें जर्मनी से निकालकर भगा दिया गया और फिर बाकी की ज़िंदगी इन्होंने लंदन में गुजारी थी।
इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये बात किस चीज़ की करते थे? तो ये कहते थे वर्ग संघर्ष जरूरी है। इससे पहले के जो समाजवादी थे वो ये कहते थे कि वर्ग समन्वय जरूरी है। वर्ग समन्वय में क्या होता था कि अमीर वर्ग गरीब वर्ग के लिए काम करे और गरीब वर्ग अमीर वर्ग के लिए काम करे। और ये काम वो क्यों करे? नैतिक जिम्मेदारी को समझ करके कि भाई गरीबों के लिए मेरा कुछ फ़र्ज है और गरीब लोग ये सोचे कि हमारे मालिकों के लिए हमारा कुछ फ़र्ज है। तो भाई फ़र्ज के नाम पर कोई कुछ नहीं करता। गरीब लोग तो फिर भी कर देते थे, लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक थे वो कुछ नहीं करते थे गरीबों के लिए। तो ऐसे तो सफल हुआ नहीं। तब कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्ग समन्वय से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ करना है ना तो वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बिना लड़ाई के कभी कोई जीत नहीं मिलती। उन्होंने कहा था कि आप डरते हो क्या कि कहीं हम हार न जाएं, कहीं हम कुछ खो न दें। तो अगर आप इस बात से डरते हो कि आप हार जाओगे, आप कुछ खो दोगे अपना, तो ये जान लो कि आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। आप क्या खोओगे? एक अमीर इंसान अपनी पूंजी खो सकता है, एक इज्जतदार इंसान अपनी इज्जत खो सकता है। आपके पास कुछ है नहीं। उन्होंने कुछ रहने नहीं दिया। ना तो आपके पास पैसे हैं, पैसे नहीं तो आपके पास इज्जत भी कुछ नहीं बची है। तो अगर आप कुछ खो सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेड़ियों को खो सकते हो, जिन बेड़ियों ने आपको गुलाम बना रखा है। तो आप उठो, लड़ो। उन्होंने एक नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और एक होकर के लड़ो। अगर आप लड़ोगे तो ये जो उत्पादन के साधन हैं उन पर आपका कब्जा होगा। और ये जो समाज है ना, जो वर्ग में बटा हुआ है कि पूंजीपति वर्ग और ये गरीब वर्ग, श्रमिक वर्ग, ये वर्ग विहीन हो जाएगा। कोई वर्ग नहीं रहेगा, ना तो कोई पूंजीपति रहेगा, ना तो कोई गरीब रहेगा। बस आप लोग संघर्ष तो करो। तो मतलब इस तरीके की बातों को पढ़ करके ना लोगों में एक जोश सा जागा कि बात तो है बिल्कुल सही। भाई ये अमीर लोग संख्या में हैं कितने? गिने चुने होते हैं, 1000-2000 की संख्या में होते हैं। और जो गरीब होते हैं वो कैसे होते हैं? लाखों करोड़ों में होते हैं। तो ये 1000-2000 इतने प्रभावी, इतने ताकतवर कैसे हो गए कि हम सब पे राज करें? ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर हम लड़ें तो हम जीत सकते हैं। और कार्ल मार्क्स ने इन गरीबों को यही बात याद दिलाया कि आप ऐसा कर सकते हो, आप अपनी मांग मनवा सकते हो। उन्होंने कहा कि ये जो अमीर लोग हैं ना, फैक्ट्री के जो मालिक हैं, वो पुराने बाप दादा की कमाई है, सही है, उनकी कमाई है, उन्होंने फैक्ट्री डाली तो फैक्ट्री की कमाई उन्हीं को मिलनी चाहिए। लेकिन गरीब लोग को भीख ना दें। वो गरीब लोग जो उनसे पैसे मांगते हैं वो अपनी मजदूरी के मांगते हैं। अगर गरीब लोग ना रहें, अगर मजदूर ना रहें तो उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो उनकी फैक्ट्री की जो कमाई है वो गरीबों से है। और हाँ, गरीबों का जो पेट चलता है वो अमीरों से चलता है। तो दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर हैं। ऐसा नहीं कि बिना मजदूरों का उनका फैक्ट्री चल जाए, और हाँ, बिना उनके गरीबों का पेट भी नहीं चल सकता। कुछ वक्त के लिए माना जा सकता है, जब तक कोई दूसरा काम ना मिले तब तक। तो दोनों ही अगर एक दूसरे पे आश्रित हैं तो फिर ये अमीर वर्ग को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो गरीबों का शोषण करे, वो गरीबों को उसका मेहनताना ना दे, उसकी मजदूरी ना दे? ये तो गलत है ना। तो इसी गलत के खिलाफ कार्ल मार्क्स ने आवाज़ उठाया कि वो गलत कर रहा है तो आप लोग सह क्यों रहे हो, आप लोग बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? आप लोग आवाज़ उठाओ, आप लोग जीतोगे। ठीक है, इतना सारा कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मतलब अपने किताब में सबसे पहली बार इतिहास की एक व्याख्या की और कहा आर्थिक आधार पर व्याख्या की। पहले जो इतिहास लिखा जाता था वो ऐसे लिखा जाता था कि उस राजा की लड़ाई उसके साथ हुई, लड़ाई का कारण ये था वो था, मतलब शादी हो गया, किसी ने उसकी बेटी उठा ली, इस तरीके से इतिहास लिखा गया था। लेकिन इन्होंने पहली बार इतिहास के बारे में बताया कि सारा कुछ जो लड़ाई झगड़ा जो है ना वो सब का सब पैसे के लिए। पैसे के आधार पर अगर हम इतिहास को देखें तो किस प्रकार से इतिहास हमारा बनता है, वो इन्होंने इस आधार पे पूरे एकदम आदिम काल से आज तक के जो इतिहास को, मतलब जब तक वो थे उस दिन तक के इतिहास को 5 हिस्सों में बांटा। और वो 5 हिस्सा कौन कौन से थे? वो थे आदिम साम्यवादी युग। उन्होंने कहा कि जब आदम जमाने का था ना, उस जमाने का युग। उसके बाद एक युग आया, उसके बारे में कहा कि वो दास्ता युग है। उसके बाद एक और युग आया, उसके बारे में कहा कि ये सामंती युग था। और उसके बाद एक युग आया, वो कौन सा युग आया? पूंजीवादी युग। जब फैक्ट्री बन गए और पूंजीवादी लोग क्या होने लगे, जो पूंजीपति लोग थे वो कमा कमा करके मोटे होने लगे और गरीबों का शोषण होने लगा। तो उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ तो आ गया है, अब एक युग आएगा, साम्यवादी युग आएगा, समाजवादी युग आएगा। ठीक है, तो उन्होंने मतलब उस जमाने तक के, उस टाइम तक के जो इतिहास था उनको 5 हिस्सों में बांटा। अगर हम इन 5 को मोटे तौर पर बांटें तो 3 युग में बढ़ता है। प्राचीन युग का इतिहास, मध्य युग का इतिहास, आधुनिक युग का इतिहास। अब उन्होंने ये जो 3 युग में बांटा ना, वो ये कहे कि इन सभी युग में आप लोग देखोगे कि उत्पादन के साधन पे अधिकार को लेकर के हमेशा 2 वर्गों में लड़ाई चला आ रहा है। यही है इतिहास, और कुछ नहीं है। मतलब कहीं से पैसे की कमाई होती है। उत्पादन का साधन का मतलब सिर्फ फैक्ट्री नहीं होता।
उत्पादन का साधन खेत भी होता है, खेत से भी क्या होता है, उत्पादन होता है। उत्पादन का साधन जो पशु है वो भी क्या है, उत्पादन का साधन है, वहाँ से क्या मिलता है, दूध मिलता है। तो उन चीज़ों पे अधिकार को लेकर के ही हमेशा से दो वर्गों में लड़ाई चली आ रही है, और यही है इतिहास, और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा बात अगर प्राचीन युग का करोगे तब जो लड़ाई होती थी वो जो आज़ाद थे और जो गुलाम थे उनके बीचों में। आज़ाद लोग गुलामों को गुलाम बनाए रखना चाहते थे और गुलाम लोग चाहते थे कि उन्हें आज़ादी मिल जाए, इस बात की लड़ाई थी दोनों में। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य युग का, तो मध्य युग में ये जो सामंत थे, जो बड़े बड़े जो किसान थे, किसान नहीं कह सकते, जमींदार थे, वो लोग और किसानों के बीच में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, कि किसान लोग इनके यहाँ खेती करते थे और भाई मिलता क्या था, तो जो सामंत चाहे वो थोड़ा बहुत दे देता था। भाई सारा का सारा मेहनत किसानों का और सारा फ़ायदा सामंतों का। तो इस बात के लिए लड़ाई हुई थी। और इन्होंने कहा जो आज का जो आधुनिक युग है वो लड़ाई होगा दो वर्गों में, पूंजीपति वर्ग में और श्रमिक वर्ग में। ये पूंजीपति को अगर हराना चाहते हो तो श्रमिकों एक हो जाओ और एक होकर के लड़ो, पूंजीपति आपकी बात मानेगा। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे इतिहास को 5 हिस्से में बांट दिया और उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए। सिद्धांत में उन्होंने कुछ बात बताए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से पूंजीपति या कोई और आपको सता रहा है। अगर आप हमारी बात को मानते हो, हमें पढ़ो और पढ़ने के बाद खुद अंदाज़ा लगाओ कि हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, और फिर हमारी बात को अगर मानते हो तो आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि पूंजीवाद का विरोध कीजिए। पूंजीवाद का विरोध क्या है, तो इनका ये कहना था कि ये जो पूंजी जो कुछ लोगों के पास है, मतलब किसी भी शहर को देख लीजिए, शहर में गरीबों की संख्या मतलब लाखों की तादाद में होती है, और उस शहर के अमीर कितने होते हैं भाई, शहर के अमीर गिने चुने होते हैं, 1000-2000 में होते हैं। आप अगर देखोगे इधर उधर से तो कहेगा, मतलब पता चलेगा कि ये जो मॉल है वो उन्हीं का है जिनका वो वाला मॉल था। मतलब मिला जुला के ये है ना कि वही जो 1000-2000 लोग हैं उन्होंने पूरे शहर पे कब्जा कर रखा है। तो इसको कहते हैं पूंजीपति वाला, पूंजीवादी वाला, है ना, पूंजीवाद चल रहा है। तो ये जो थे वो पूंजीवाद के एकदम कट्टर विरोधी थे। इनका कहना था कि पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। अमीर और गरीब का खाई को पाटिए, अमीर को और अमीर मत बनाइए, गरीब को और गरीब मत बनाइए, इस तरीके से इन्होंने कहा। और कहा कि अगर इस चीज़ को पूरा करना चाहते हो, मजदूरों अगर तुम चाहते हो कि आपका शोषण रुके, आपका जो शोषण हो रहा है वो समाप्त हो जाए, तो आपको एक होना पड़ेगा। और एक होकर के क्या करना पड़ेगा, वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। वर्ग संघर्ष का क्या मतलब है, उन्होंने कहा कि बात सही है, अमीरों के पास पैसे थे, उन्होंने फैक्ट्री डाली, तो क्या वो फैक्ट्री में अपने बाल बच्चों से काम करवाएंगे, अपने बीवी बाल बच्चों से नहीं ना। उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए ज़रूरत है मज़दूरों की, और वो मज़दूर आप हो। अगर आप काम करने नहीं जाओगे तो उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो अगर आप पे डिपेंडेंट है वो इंसान, आपसे पैसे कमा रहा है, तो फिर वो आपका शोषण कैसे कर सकता है, आपको भला बुरा कैसे कह सकता है, ऐसा नहीं कह सकता। आप लोग पहले एक तो हो जाओ, जैसे ही एक हो जाओगे ना, आपकी बातें मानने को मजबूर हो जाएगा वो। तो वर्ग संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा, समन्वय की बात बोला कि छोड़ दीजिए, संघर्ष कीजिए, आपकी बात को वो सुनेगा नहीं, कैसे सुनेगा, सुनना पड़ेगा। और फिर तीसरी बात उन्होंने कहा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में। ये थोड़ा सा विज्ञान है। विज्ञान ये है, उन्होंने कहा कि हर एक क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होता है, और जब तक प्रतिक्रिया हो न जाए तब तक संतुलन स्थापित नहीं होता। मतलब क्या है इस बात का, इन्होंने कहा कि पूंजीपति लोगों ने फैक्ट्री डाला, फैक्ट्री डाल करके पैसे कमाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन शोषण क्यों किया, शोषण कर करके उसने एक्शन कर दिया है। अब जब तक गरीब लोग इसका जवाब न दे दे तब तक संतुलन नहीं बनेगा, दोनों में खुशहाली नहीं आएगी। तो उसके यहाँ तो खुशहाली हो सकती है, लेकिन गरीबों में खुशहाली नहीं आएगी। अब जरूरी है कि तुम लोग उठ करके लड़ो और बोलो कि भाई हमारे खिलाफ तुमने शोषण क्यों किया, फैक्ट्री पे कब्जा कर लो, उत्पादन के साधन को अपने अधिकार में ले लो। ये तुम्हारा अधिकार बनता है कि तुम्हारा जो इतने दिनों से शोषण हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तुम्हारे पैसे क्यों मारे जा रहे हैं, तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा घंटा काम क्यों करवाया जा रहा है। इन सब बातों के बारे में बताया। कहा कि उन्होंने शोषण कर करके एक्शन कर दिया है, अब तुम रिएक्शन दो। ये तो न्यूटन का 3rd नियम भी कहता है कि एक्शन के बाद रिएक्शन होना चाहिए, और बिल्कुल इक्वली होना चाहिए। जितना ताकत से आपको कुछ पड़ा है उतना ही ताकत से वापस जाएगा, है ना। तो उन्होंने भी वही कहा। और फिर कहा कि इन सभी चीज़ों को प्राप्ति के लिए एक चीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है, वो है क्रांति। कह रहे थे कि बिना क्रांति के कुछ भी संभव नहीं है इस ज़िंदगी में। मतलब अगर कुछ भी परिवर्तन लाना चाहते हो तो क्रांति का होना ज़रूरी है, लड़ाई झगड़ा होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये था कुल मिलाकर के कार्ल मार्क्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे रूसी क्रांति के बारे में। अब इस चैप्टर का 2nd पार्ट स्टार्ट होता है जो है रूसी क्रांति, और वो पढ़ लेंगे तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का 2nd पार्ट, जो कि है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति क्यों हुई,
तो रूस में क्रांति इसलिए हुई है क्योंकि क्रांति से पहले रूस में जो शासन था वो रोमनोव राजवंश का था। राजवंश यानी कि राजाओं का शासन था। राजा कैसे होते थे हम और आप अच्छे से समझ चुके हैं। मतलब कुछ राजा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी राजा अपनी भोग विलास में डूबे होते थे, प्रजा से उनकी कोई मतलब नहीं होती थी। तो रूस में भी वैसा ही था। और उस ज़माने में जब रूस में क्रांति हुई थी तो उस ज़माने में वहाँ का राजा था जार निकोलस द्वितीय। ये जार क्या हुआ? तो जार वहाँ के राजा को कहा जाता था, मतलब ये पद का नाम है जार। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि रूस में क्रांति कैसी हुई। तो रूस में दो क्रांतियां हुई थी। एक क्रांति हुई थी 1905 ईस्वी में और एक क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। तो एक एक करके हम लोग दोनों पढ़ते हैं। तो जो 1905 ईस्वी की जो क्रांति है ना, वो जारशाही को समाप्त करने के लिए हुई थी, लेकिन ये क्रांति विफल हो गई। लेकिन ये क्रांति विफल होने का मतलब ये नहीं था कि क्रांतिकारी लोगों ने आज़ादी के लिए जो काम था, जो लड़ाई था, वो बंद कर दिया था। वो हमेशा लड़ते रहे आज़ादी के लिए, गुप्त संगठन बनाते रहे, जार के खिलाफ योजनाएं बनाते रहे और पहला मौका मिलते ही उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया और जार को भगा भी दिया। तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 1917 ईस्वी की जो क्रांति है ना, उसकी नींव कहाँ रखाई थी? 1905 ईस्वी की क्रांति से। ये 1905 ईस्वी की क्रांति हुई क्यों थी हम लोग अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं कि 1917 ईस्वी की क्रांति में क्या हुआ था। तो 1917 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी ना, वो भी दो चरणों में हुई थी। मतलब दो क्रांतियां हुई थी 1917 ईस्वी में भी। एक क्रांति हुआ था मार्च में और एक क्रांति हुआ था अक्टूबर में। ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर मार्च के बगल में फरवरी क्यों लिख रखा है? तो ये जो मार्च में क्रांति हुआ था ना, वो हम लोगों के कैलेंडर के हिसाब से हुआ था, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन रूस में जो है ना, वो एक अलग ही कैलेंडर चलता था जिसका नाम है जूलियन कैलेंडर। और वो जो जूलियन कैलेंडर है वो हमारे कैलेंडर से, जो हम लोग फॉलो करते हैं, उस कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता है। ठीक है। तो इसी हिसाब से जो घटना हम लोगों के कैलेंडर के हिसाब से मार्च में हुआ था, वो घटना उन लोगों के कैलेंडर के हिसाब से फरवरी में हुआ था। तो मार्च का जो क्रांति है उसे फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर फरवरी पूछा जाए तो भी इसी क्रांति के बारे में लिखेंगे, और अगर मार्च की क्रांति पूछा जाए तो भी इसी क्रांति के बारे में लिखेंगे। और जो सेकेंड क्रांति हुआ था वो हुआ था अक्टूबर में, या तो फिर इसको कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पे मार्च में या तो फिर फरवरी में जो क्रांति हो गई थी, तो फिर अक्टूबर में क्रांति करने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो देखिए, ये जो क्रांति हुई थी ना 1917 ईस्वी की क्रांति, इस क्रांति में मार्च में ही जार को अपना शासन व्यवस्था छोड़ करके भागना पड़ा था। ठीक है। जार ने अपना शासन छोड़ दिया था और यहाँ पे मतलब जनता के द्वारा चुनी गई लोगों ने सरकार को अपने अंडर में ले लिया था। लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा सा एक ऐसा घटना घट गया था जिससे कि जनता संतुष्ट नहीं हुई थी। तो फिर कुछ महीने के बाद फिर से एक क्रांति हुई, और वो क्रांति क्या कहलाता है? अक्टूबर क्रांति, या तो फिर ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ बोल्शेविक क्रांति के नाम से। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो क्रांति हुआ था 1917 में, उसके कारण क्या थे। और हाँ, ये जो अक्टूबर क्रांति है उसको नवंबर क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि जूलियन कैलेंडर जो कि रूस में चलता है उसके हिसाब से ये वाला घटना 25 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए अक्टूबर क्रांति कहते हैं। हमारे कैलेंडर के हिसाब से ये घटना 7 नवंबर को हुई थी। ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 13 दिन का आगे पीछे है, आप लोग देख लेना। अब हम लोग बात करते हैं कि 1917 के जो क्रांति थे उनके कारण क्या थे। तो कारण इतने सारे थे कि हम लोग गिन नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है राजनीतिक कारण। मतलब राजनीतिक कारण कौन कौन से थे? तो सबसे पहला जो कारण है राजनीतिक कारण में, वो है निरंकुश तथा अत्याचारी शासन। रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था, और इस राजवंश के जो राजा थे ना, वो अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। उनका ये कहना था कि भगवान ने हमें राजा बना करके भेजा है, तो हम जो बोलें वही कानून, जो हम करें वही बात को मानो, उसके खिलाफ कभी भी आवाज़ ना उठाओ, जो हमने कह दिया वही ठीक है। और ये जो राजा था वो मतलब दिन भर चाटुकारों से घिरा हुआ रहता था। मतलब हमेशा राजा की बड़ाई करने वाले लोगों से घिरा हुआ रहता था। उसे जनता की कोई परवाह नहीं थी। चर्च का भी यही मालिक था। मतलब जो वहाँ के पादरी वगैरह थे, वो उन पर भी इन्हीं का अधिकार था, राजा का ही अधिकार हुआ करता था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जनता का कनेक्शन जो था, संबंध था, वो बिल्कुल राजा से टूट चुका था। राजा तो घिरा हुआ रहता था चाटुकारों से, और वो चाटुकार राजा की तारीफ कर करके राजा से पैसे ऐंठता था, और जनता को डरा धमका करके जनता से पैसे ऐंठते था। तो दोनों तरफ से जनता ही मारी जा रही थी, मतलब तरस थी। तो जनता काफ़ी बुरी तरह से तरस थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से इस राजा को बदल दिया जाए। ठीक है बच्चों। तो राजा को बदलने के लिए मतलब पहला कारण ये था कि निरंकुश तथा अत्याचारी शासन व्यवस्था था वहाँ पे, जनता बड़ी नाखुश थी उससे, इसीलिए पहला कारण ये बना। दूसरा कारण था रूसीकरण की नीति। ये एक बड़ा ही प्रमुख कारण था। जार का ये कहना था कि रूस जो है
मतलब वहाँ पे सबसे पहले ये जान लो कि रूस था क्या। तो रूस में तरह तरह के लोग रहते थे, मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग संस्कृति से बिलोंग करने वाले लोग रहते थे। अब अलग अलग धर्म के अलग अलग संस्कृति होती है, किन्हीं के यहाँ शादी ब्याह किसी और तरीके से होता है, किन्हीं के यहाँ पूजा पाठ किसी और तरीके से होता है, ठीक है। तो अपना वो लोग अपने धर्म को मान रहे थे। अचानक से जार के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने कहा कि देखिए रूस एक है, यहाँ का जार एक है, तो यहाँ का जो कानून है ना वो रूसी लोग हैं वो भी एक होने चाहिए। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। अगर उनको यहाँ रहना है तो भाई रूस का जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसी को मानना पड़ेगा। जो जर्मन के लोग यहाँ आके बसे हुए हैं, जर्मनी के लोग, उनको भी रूसी भाषा मानना पड़ेगा, उनको भी रूसी मतलब कार्यक्रम में भाग लेना पड़ेगा, अपना शादी ब्याह भी मतलब रूसी ही तौर तरीके से करना पड़ेगा। जो और भी देश के लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं वो लोग भी सभी के सभी रूसी संस्कृति को फॉलो करेंगे। तो भाई ऐसा बोलने से इन लोगों को बड़ा बुरा लगा। किसी भी लोगों के संस्कृति को अगर आप छीनोगे, उसके सभ्यता को आप छीनोगे, उसके धर्म को आप छीनोगे, तो वो लोग चाहे जितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, वो लोग आवाज़ उठाएंगे कि नहीं भाई, हमारा धर्म को कैसे छीन सकते हो आप, हमारी संस्कृति को कैसे छीन सकते हो। तो इन्होंने भी आवाज़ उठाया, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन चूंकि जार बड़ा मजबूत था और ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी बड़े ही छोटे लेवल पे हुई थी, तो लड़ाइयों को कुचल दिया गया। लेकिन जनता में एक रोष था, एक गुस्सा था कि ये नीति बड़ा ही खराब लेकर के आए हैं। अगला कारण हम लोग देखते हैं, अगला कारण है राजनीतिक दलों का उदय। मतलब समय बीतने के साथ रूस में कई ऐसे लोग पैदा हो गए थे जिनका ये मानना था कि ये जो जार है वो बड़ा ही निरंकुश है, बड़ा ही अत्याचारी है, दुराचारी है और किसी काम का नहीं है। इसको फेंक देना चाहिए उठा करके इसके गद्दी से। तो फेंकेगा कौन, किसके अंडर में लड़ाई लड़े? पब्लिक लड़ने के लिए तो चाहती है, तो कोई ऐसा एक नेता होना चाहिए ना जिसके अंडर में लड़ाई लड़े। और नेता का क्या होता है? पार्टी होता है, और ऐसे पार्टियों को क्या कहा जाता है? राजनीतिक पार्टी कहा जाता है। तो रूस में राजनीतिक पार्टियां बननी स्टार्ट हो गई थी उस जमाने में, ठीक है। उन्हीं में से एक सबसे बड़ी जो पार्टी थी, उस पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि 1883 ईस्वी में बनी थी। तो और ये सिर्फ पहली पार्टी और आखिरी पार्टी नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां थी जो कि अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ रही थी जार के खिलाफ। तो राजनीतिक पार्टियों का उदय का होना भी यहाँ पे क्रांति का एक प्रमुख कारण है कि राजनीतिक पार्टी आ गए थे तो लोग इनसे जुड़ने लगे थे और जार के खिलाफ बढ़ चढ़ करके बोलने लगे थे। इसके अलावा और क्या है कि नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। लोगों को अपना मन का बात रखने का कोई ये नहीं था, मतलब अनुमति नहीं था। आपके मन में क्या है अपने मन में रखो, बाहर मत बोलो। आप सिर्फ वही बोलोगे जो राजा को अच्छा लगता है। पेपर सिर्फ वही छापेगा जो राजा चाहता है। मतलब ये छापिए पेपर में कि हाँ रूस में सारे लोग बड़े खुश हैं, राजा बड़ा अच्छा काम कर रहा है। भले ही राजा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन पेपर को वही छापना है। सेंसरशिप लागू था, मतलब कि आज़ादी नहीं थी। तो ये भी एक तरह से लोगों में गुस्सा का कारण था कि भाई ये क्या, जो सच है वो तो बोलने दो, जो मेरे मन में है वो तो बोलने दो, आप भगवान थोड़े ना हो। लेकिन रूस का जो शासक था वो तो यही कहता था कि हम भगवान हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो था वो ये था कि रूस की प्रतिष्ठा में बड़ी कमी आ गई थी। ये एक बड़ा कारण था कि आप प्रतिष्ठा बोले तो इज्जत, क्या कमी हो गया था। तो रूस में एक शासक हुआ करता था 17वीं शताब्दी में, पीटर महान नाम था उनका। मतलब नाम के पीछे महान लग रहा है, बहुत बड़े शासक थे। उनके ज़माने में रूस की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई थी, कई लड़ाइयाँ जीती थी उन्होंने। प्रतिष्ठा का बढ़ना और कमना लड़ाइयों से देखा जाता है। अगर आप लड़ाई जीतते जा रहे हो तो प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है, और अगर लड़ाई हारने लगोगे प्रतिष्ठा कमने लगेगी। तो उस ज़माने में, पीटर महान के ज़माने में इसकी प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जब इस टाइम पे, मतलब कि 19वीं 18वीं शताब्दी के पास रूस की प्रतिष्ठा में कमी आने लगी थी। ये कई युद्ध हार गया था, जैसे कि बाल्कन का युद्ध हार गया था, क्रीमिया का युद्ध हार गया था, और सबसे ज़्यादा हद तो तब हुआ था कि जब एशिया के एक बहुत ही छोटे से देश, अगर आप मानचित्र देखोगे ना दुनिया का, तो उसमें जापान नाम का देश, मतलब ऐसा लगता है चश्मा लगा के देखना पड़ेगा, इतना छोटा है। और रूस ये बड़ा सा, उसका मतलब ये बनता है, फोटो बनता है मानचित्र पे। इतने बड़े देश को इतना छोटा सा देश जापान ने हरा दिया था। तो मतलब रूसियों को बड़ा बुरा लगा था इस बात का कि एक अदना सा देश भी हरा दिया। भाई तुम काहे के राजा हो? कैसी तुम्हारी सैनिक है, कैसा तुम्हारा शासन व्यवस्था है कि एक छोटा सा देश आके हरा के चला गया। तो मतलब प्रतिष्ठा में काफ़ी कमी आ गई थी। उनको इस बात का बड़ा मलाल था कि जापान ने हरा दिया। भाई जर्मनी ने हराया, चलो चलता है, बरियार था, जापान कैसे हरा गया? तो इस बात का उसको बड़ा मलाल था। अब हम लोग बात करते हैं ये कि 1905 की क्रांति का भी कुछ प्रभाव था। कुछ लोगों में गुस्सा तो 1905 से ही था, बस फटने को तैयार थे, कोई मौके की तलाश में थे। मौका मिला, एक ऐसा मौका मिला था 1917 में जिसकी वजह से फट गया। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आग 1905 से ही लगी हुई थी। और ये वाली आग क्यों लगी थी? क्योंकि जब 1905 आते आते
मतलब रूस की जो जनता थी ना वो एकदम से ये हो गई थी, बदहाल हो गई थी। खाने को मतलब ये नहीं, रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, ऐसे हो गए थे हालात। तो कुछ जनता, रूसी जनता सेंट पीटर्सबर्ग में, मतलब राजा का राजमहल था, उस रास्ते से रोटी दो और कपड़े दो के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। राजा की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। राजा डर गया कि भाई ये क्या हो रहा है, पब्लिक हमारे तरफ क्यों आ रही है, भाई हमें कुछ कर तो ना देगी। तो उसने क्या किया, अपने सेना को ऑर्डर दिया कि भाई इन पब्लिक पे तुम गोली चलाओ और इसे किसी भी तरीके से इस रास्ते से हटाओ। तो सैनिक ने गोली चला दी। तो गोली चलाने का नतीजा ये हुआ कि हज़ारों लोग मारे गए थे। और वो जो दिन था वो रविवार का दिन था, इसीलिए इस घटना को, या तो फिर कह सकते हैं इस दिन को, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो खूनी रविवार भी हम लोगों ने ऐसे ही चलते चलते पढ़ लिया। तो इतना जो हज़ारों लोग मारे गए थे, तो ये जो लोग मरे थे वो कौन थे? रूस के अपने लोग थे, रूस के रहने वाले लोग थे, या तो जिन सैनिकों ने गोली चलाई थी ना उनके भी कुछ परिवार वाले लोग थे जो कि मारे गए थे। तो सैनिकों में भी मतलब अपने राजा का बात तो उन्होंने मान लिया था, लेकिन एक गुस्सा था कि भाई हमने ये क्या कर दिया, अपने लोगों पे गोली चला दी, अपने बाप भाई पे गोली चला दी। तो मतलब एक रोष था। और बाकी लोगों में गुस्सा तो था ही। हुआ ये कि जितने भी विश्वविद्यालय थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, हर जगह से मतलब आंदोलन होना चालू हो गया। इतना ज़्यादा आंदोलन होने लगा कि रूस का जो वहाँ पे जार था उसने कहा कि देखो भाई हमसे गलती हो गई, अब हम जो भी काम करेंगे तुमसे पूछ करके करेंगे। तो लोगों ने कहा कैसे पूछोगे, घर घर जा करके पूछोगे? तो कहा कि नहीं, ऐसा घर घर तो नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा करो तुम मतलब 10 गांव से अपना एक नेता चुनो और नेता को मेरे पास भेज दो। तुम अपने 10 गांव से एक नेता चुनो, नेता को मेरे पास भेज दो। हम उन नेताओं का एक संगठन बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे ड्यूमा, और जो वे लोग कहेंगे वही काम हम करेंगे। तो पब्लिक को लगा ठीक बात है भाई, अच्छा बात है, और क्या चाहिए। तो ड्यूमा का गठन किया गया। जार के कहने पे ड्यूमा का गठन हुआ। लोगों को लगा कि अब हालात सुधरेंगे, लेकिन जार तो जार था। उसने क्या किया, एक ड्यूमा को भंग कर दिया। बोले ये ड्यूमा तो अच्छा से काम ही नहीं कर रही है, जो लोग आए हैं काफ़ी नकारे हैं, निकम्मे हैं, कुछ पता ही नहीं है उनको। तो एक ड्यूमा भंग हुई। उसके बाद फिर दूसरा ड्यूमा, उसको भी भंग कर दिया। उसके बाद फिर तीसरा ड्यूमा बना, मतलब तीसरा ऐसा बना, उन ड्यूमा में जो लोगों का ये किया गया, गठन किया गया, चुना गया, तो उन लोगों में जार ने किसको चुना, जो इसका खुद का आदमी था। तो एक बार फिर से ड्यूमा में वैसे लोग भर्ती हो गए जो जार का ही आदमी था। तो वही बात हो गई ना कि जार का काम चल रहा था। तो लोगों में गुस्सा तो था कि उतने लोग मरवा दिए और हमसे कहा कि भाई अब हम तुमसे पूछ करके काम करेंगे। ड्यूमा का गठन किया और ड्यूमा को चलने नहीं दिया, 2 ड्यूमा भंग कर दिए, हमारे आदमियों को भगा दिया, और खुद का आदमी ड्यूमा में ला करके बोल रहा है ड्यूमा तो चल रहा है। तो बड़ा बुरा लगा। तो एक ये भी था कि 1905 ईस्वी की जो क्रांति थी ना, उसका बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव था। अगला था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध हम सब लोग जानते हैं 1914 से स्टार्ट हुआ था, 18 तक चला था, ठीक है। तो रूस को लगा था, रूस के जार को, रूस को नहीं बल्कि रूस के जार को लगा था कि हमारे यहाँ जो पब्लिक बार बार हमारे ऊपर चढ़ बैठ रही है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे पब्लिक का ध्यान भटक जाए। तो जब भी किसी देश का राजा कमज़ोर पड़ता है ना, या तो पब्लिक को किसी भी बात से ध्यान हटाना चाहता है तो वो किसी और देश से लड़ जाता है, पब्लिक जो है वो उस तरफ उलझ जाती है। जार ने भी यही सोचा कि जो युद्ध हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, क्यों ना हम भी इसमें भिड़ जाएं, जिससे कि जो पब्लिक है वो हमारे ऊपर से ध्यान हटा करके युद्ध के ऊपर ध्यान लगा दे। और इस बात के लिए उसने क्या किया, अपनी सेना भेज दी लड़ाई में कि भाई हम भी हैं। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें जब भी खबर आए तो ये खबर आए कि रूस की सेना वहाँ गई हार गई, रूस की सेना यहाँ गई हार गई, मतलब हर जगह से हारने की ही खबर आ रही है। और हारने की खबर इसलिए आ रही थी क्योंकि मतलब जो आते थे बताते थे कि हम हार गए, तो क्यों हारे, लोग पूछते थे, तो बोले इसलिए हारे कि हमारे पास हथियार नहीं थे, अच्छा हमारे पास सूट अच्छा नहीं थे, हम खाना नहीं खा रहे हैं ढंग से, तो हम कैसे लड़े भाई, कैसे जीतें। तो लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि ये जार कैसा इंसान है कि हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमारे बाल बच्चों को बिना अच्छा हथियार दिए भेज दिया लड़ाई के मैदान में, और वहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो जो सैनिक के माता पिता भाई बहन थे ना, वो तो और ज़्यादा ही गुस्सा हो गए कि भाई ये क्या कर रहा है ये। और जो जार का प्रतिष्ठा था उसमें भी कमी आया था। कमी इसलिए आया था क्योंकि वो जो सैनिक वहाँ लड़ने गए थे उसका सेनापति खुद जार था, जार निकोलस द्वितीय था। तो उसके प्रतिष्ठा में भी काफ़ी कमी आ रही थी कि भाई तुम कैसा सेनापति हो, हारे ही जा रहे हो लगातार। तो ये भी एक कारण था। इसके अलावा एक और कारण था, वो था जार निकोलस द्वितीय और जारीना की भूमिका। ये जो जार निकोलस द्वितीय जो था ना, ये थोड़ा सा नकारा था, निकम्मा था, मतलब ये उतना ज़्यादा मजबूत राजा नहीं था जितना कि एक राजा को होना चाहिए। कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से अपनी बीवी के इशारों पे चलता था। उसकी बीवी का नाम जरीना था। जरीना उसको जो बोलती थी वो वही करता था। और ये जो जरीना थी वो खुद अपने दिमाग से नहीं बताती थी कि आपको ये करना है। वो एक और इंसान था जिसका नाम रासपुटीन था, वो किसी
किसी चर्च का पादरी था और कहा जाता है कि काफ़ी रहस्यमय था, पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था। तो उसके प्रभाव में जरीना थी। जरीना को जो वो पादरी बोलता वही काम जरीना राजा को बोलती और राजा वही काम करता था। ठीक है, तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि वो पादरी इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट तो नहीं बल्कि इनडायरेक्ट पूरे रूस पे शासन कर रहा था। तो लोगों को ये भी काफ़ी खल रहा था कि पता नहीं वो कौन सा इंसान है जो राजा को क्या क्या करवा रहा है, और वो भी किसके जरिए, उसकी बीवी के जरिए। काहे का राजा हो बीवी का बात मान रहे हो? बीवी का बात मानना बुरा नहीं है, लेकिन बीवी अगर गलत बोले मानना बुरा है ना। आपके पास अपना दिमाग होना चाहिए। तो ये कुछ राजनीतिक कारण थे जो कि रूस के क्रांति के कारण बने। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ और कारण जिसके वजह से रूस की क्रांति जो थी वो आग पकड़ ली थी। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड में। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं रूसी क्रांति के जो सामाजिक कारण थे वो। राजनीतिक कारण हम लोगों ने देख लिया, तो सामाजिक कारणों में जो सबसे पहला कारण था वो था किसानों की स्थिति। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। रूस में किसानों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये सभी किसान जो थे ना वो कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूर थे, किसी न किसी जमींदार के यहाँ बंधे हुए थे। बंधुआ मजदूर क्या होता है भाई? एक ऐसा मजदूर जिनको अपने मालिक के यहाँ जाके काम करना ही पड़ेगा, उसका मन हो या ना हो, है ना। मतलब बंधे हुए हैं वो अपने मालिकों से। अगर वो नहीं करने जाते हैं तो मालिक उनको सजा दे सकता है कि भाई आज तुम काम पे क्यों नहीं आए। आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता। कोई मजदूर है, अगर हमारे यहाँ काम करने आ रहा है, हम उसे पैसे दे रहे हैं, अगर उसका मन नहीं भरता है मेरे से तो वो कल से काम छोड़ सकता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था, खास करके रूस में तो बिल्कुल ही नहीं था। सभी के सभी जो किसान थे वो बंधुआ मजदूर थे किसी न किसी जमींदार के। अगर वो काम पे नहीं जाते हैं तो जमींदार लोग उनको सजा देते थे। तो मतलब किसानों की स्थिति बड़ी ख़राब थी, संख्या इनकी ज़्यादा थी। तो मतलब जो ज़्यादा संख्या वाला जो लोग था वहाँ पे, उन्हीं को मतलब परेशानी हो रही थी। तो वे सब लोग कहीं ना कहीं जार से दुखी थे। तो वो विद्रोह करते रहते थे, लगातार विद्रोह करते रहते थे। इन्हीं विद्रोहों का नतीजा था कि रूस में 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कुछ सुधार चलाए किसानों के लिए। दास्ता प्रथा को समाप्त कर दिया, जिसको कि कृषि दास्ता कहते हैं। ठीक है, उनको समाप्त किया और करने के बाद किसानों में ज़मीन बांट दी। लेकिन इससे किसानों की कोई स्थिति सुधरी नहीं। तो आप लोग कहोगे सर ऐसे कैसे भाई? किसानों को अगर ज़मीन दे दिया गया तो अब तो वे अपनी ज़मीनों पे आसानी से अपना भाई उपजा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, खा सकते हैं, कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? कारण ये था कि किसानों को ज़मीन तो दिया गया, लेकिन बदले में उनसे एक रकम ली गई, मोटी रकम ली गई। तो किसानों के पास पैसा तो था नहीं ज़मीन खरीदने के लिए। अब इनको ये बात समझ में नहीं आया कि हम ज़मीन कैसे खरीदें, है ना। सरकार जो हमें बोल रही है कि आपको हम ज़मीन दे रहे हैं, बदले में आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। इनको सरकार का गेम समझ ही में नहीं आया। इन लोगों ने क्या किया? भोले भाले लोग थे, इन लोग गए और जाके साहूकार से, सेठ से, कहीं से भी पैसे कर्ज पे ले आए। ठीक है, जो कि मतलब ब्याज जो होता है ना कि भाई आप अगर 1000 रुपया लिए हो तो 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, ऐसा वाला ब्याज पे पैसे लेके आ गए और उन्हीं पैसों से ये क्या किए? ज़मीन खरीद लाए। अब इनको ये था कि भाई अब ज़मीन हमारी अपनी हो गई, इसमें हम उपजाएंगे, धीरे धीरे अपना कर्ज तोड़ देंगे और ज़मीन हमारी खुद की हो जाएगी। ऐसा ये सोच रहे थे, हुआ इसके ठीक उलट। अब उस ज़माने में किसानों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी तो थी नहीं, जैसे आज के ज़माने में सिंचाई के अच्छे अच्छे साधन हैं, फर्टिलाइज़र है ना, खाद वगैरह, और कटाई के, बुआई के बहुत सारे साधन हैं, मशीन आ गए हैं। लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर भाई आपकी खेती नहीं हो पाएगी, ऐसा स्थिति था। तो किसानों ने देखा कि भाई बारिश नहीं हो पाने की वजह से हमारी खेती डैमेज हो जा रही है, किसी और कारण की वजह से फसल ख़राब हो जा रहा है, बीज अच्छे नहीं होने की वजह से जो हमारी खेती है उतनी उपज नहीं रही है। तो मतलब किसानों ने देखा कि जितना का हम लोगों पर ब्याज चढ़ जा रहा है, जो कर्जा लेकर के आए थे, उतना का तो हम लोग माल भी नहीं उपजा पा रहे हैं। और जिन साहूकारों से ये पैसा लेके आते थे वो आते थे किसानों के पास, बोलते थे भाई तुम तो पैसा लेके आए थे, हमें ब्याज के साथ हमारा मूल दो। तब ये बेचारे परेशान हो गए कि कैसे करके अपना कर चुकाएं। तो धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आ गई कि ये जो खेत हमें मिला है ना, इस खेत से उतना उपजता नहीं है जितना कि हमें टैक्स देना पड़ रहा है, या तो कह सकते हैं कि ब्याज देना पड़ रहा है साहूकारों को। तो इन्होंने धीरे धीरे गिरवी रख करके अपनी ज़मीनों को या तो फिर बेच करके साहूकारों का जो कर्ज था वो चुकाया। और ये किसान जो कुछ दिनों के लिए ज़मीन के मालिक बने थे, फिर से एक बार क्या हो गए? खेतीहर मजदूर हो गए। तो किसानों की स्थिति खराब ही रही। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ डेटा मैंने लिख रखा है कि 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता प्रथा समाप्त कर दी। दूसरा जो है सामाजिक कारणों में वो है किसानों का विद्रोह। अब किसान की स्थिति थी खराब तो वो विद्रोह तो करेंगे ही ना, तो विद्रोह कर रहे थे वो लोग। कहा जाता है कि 1858 से लेकर के 60 ईस्वी यानी कि 2 सालों के अंदर किसानों ने 284 बार विद्रोह किए। अब ये कोई गिना हुआ संख्या नहीं है कि हाँ एकदम 284 ही है, हो सकता है इसके आगे पीछे रहा हो, मतलब कि लगभग 284 विद्रोह हुए जो कि किसानों ने किए थे उस जमाने में। अब जो तीसरा कारण है वो है मजदूरों की स्थिति।
मज़दूरों की स्थिति बड़ी ख़राब थी। मतलब जो रूस में जो फैक्ट्री वगैरह लगे थे, उन फैक्ट्रियों में एक तो फैक्ट्री कम थे, क्योंकि रूस में बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ नहीं था, और जो औद्योगिकरण हुआ था ना, वो बाहरी लोग आकर के किए थे, क्योंकि रूस के पास पैसा नहीं था, रूस के लोग इतने अमीर नहीं थे कि वो फैक्ट्री लगा सके। तो दूसरे देश के लोग आए थे, वो अपना फैक्ट्री लगाए थे। तो वो क्या चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाएं यहाँ से। अब जो मज़दूर थे वो तो रूसी थे, तो वो मज़दूरों से क्या करते थे, खूब सारा काम करवाते थे और बदले में बहुत ही कम पैसा देते थे। तो मज़दूरों की स्थिति भी बड़ी ख़राब थी। तो ये सब भी असंतुष्ट थे, चाहते थे कि हम इस सरकार को बदल दें जो कि हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो गया मज़दूरों की स्थिति ख़राब थी। इसके अलावा कुछ सुधार आंदोलन चलने लगे थे। सुधार आंदोलन का मतलब क्या है, कुछ लोग थे जो समूह बना करके लोगों को ये कहते थे कि भाई सुधार लाने की ज़रूरत है, ये राजा हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे संगठन बने, कुछ लोग शांतिपूर्वक तो कुछ लोग लड़ाई झगड़े से सुधार लाना चाहते थे। इन्हीं सुधार आंदोलनों में से एक सुधार आंदोलन चला था निहिलिस्ट आंदोलन। ये निहिलिस्ट आंदोलन का यहाँ पे हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े काम किए। इन्होंने सुधार लाने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया, मतलब कि लड़ाई झगड़े में विश्वास रखते थे, और ये काफ़ी खूंखार थे, लड़ाई झगड़े से जरा सा भी पीछे नहीं हटते थे। ये जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, इनका मर्डर भी इन्हीं लोगों ने किया था, निहिलिस्टों ने किया था। तो ये ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है कि ऐसा कौन सा सुधार आंदोलन चला था जिन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया था, तो वो कौन सा था, निहिलिस्ट आंदोलन था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख लीजिए, आतंकवाद का सहारा लिया और 1881 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय को इन्होंने क्या किया, मार डाला था। इसके अलावा भी कुछ कारण थे, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण मतलब रूस में पैसा बहुत कम था, तो वहाँ के लोग क्या थे, गरीब थे। अब पैसा कम क्यों ना रहे भाई, वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगा नहीं था, वहाँ के जो लोग किसान थे उनको फैसिलिटी नहीं मिलती थी, तो अच्छा मतलब वो लोग उपजा नहीं पाते थे। तो कोई तो ऐसा जरिया था नहीं जहाँ से कि पैसा आए, तो अमीरी कहाँ से आएगी, तो ये लोग बड़े गरीब थे। ठीक है, और धार्मिक कारण, वहाँ के लोगों को धार्मिक आज़ादी नहीं थी, वो अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। हाँ, वो रूस में जो धर्म चलता था उसको मानने के लिए तो स्वतंत्र थे, बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय के थे, जैसे कि कोई पारसी थे, कोई यहूदी थे, उन लोगों को अपना धर्म मानने की आज़ादी नहीं थी, जिनके वजह से वो लोग भी बड़े परेशान थे और काफ़ी गुस्से में थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले कारण की। अगला जो कारण है वो है बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए थे जो लिख करके, समझा करके, लड़ाई झगड़ा नहीं, वो लोग अपने कलम से, है ना, अपने भाषण से, इन सब चीज़ों से लोगों में ये पैदा कर रहे थे, मतलब कि सुधार की भावना पैदा कर रहे थे। उनको कह रहे थे कि भाई तुम किस ज़माने में जी रहे हो, मतलब राजा लगातार हमारे ऊपर अत्याचार करते चला जा रहा है और हम लोग सहते चले जा रहे हैं, कब तक सहेंगे। मतलब इस तरीके से बोलते थे, तो लोगों में एक ये जगता था कि नहीं भाई, हम लोगों को भी थोड़ा सा कुछ करना चाहिए जिससे कि ये राजा क्या हो जाए, भाग जाए। तो ये जो बौद्धिक आंदोलन चलाने वाले जो लोग थे, उनमें से कुछ लोगों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। लियो टॉल्स्टॉय जो है, इवान तुर्गनेव, गोर्की तो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे उस ज़माने में। ठीक है बच्चों, तो ये सारे कारण थे। इन्हीं कारणों ने मतलब कि रूस के लोगों पे इतना प्रभाव डाला कि उन लोगों ने क्रांति कर दी। क्रांति कर दी मतलब लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम जार को रहने नहीं देंगे, वो हमारा राजा नहीं है, अब उसको हम भगा के रहेंगे। और फरवरी 1917 में इन्होंने क्या किया, क्रांति स्टार्ट कर दी। ये जो फरवरी है, इसी क्रांति को मार्च की क्रांति भी कहा जाता है। अब क्यों ऐसा कहा जाता है, तो जो कैलेंडर है ना हमारा, जिस कैलेंडर के हिसाब से हम लोग डेट देखते हैं, उस कैलेंडर के हिसाब से महीना मार्च था, लेकिन रूस में जो कैलेंडर चलता था वो 13 दिन पीछे था, तो उस कैलेंडर के हिसाब से महीना फरवरी था। तो मार्च और फरवरी दोनों की क्रांति एक ही है, कोई अलग अलग क्रांति नहीं है। तो हुआ ये कि एक विशाल जुलूस निकला था, जो कि किसान लोगों ने निकाला था, मजदूर लोगों ने निकाला था। पेट्रोग्राद जो वहाँ का शहर है, वहाँ पे इस पेट्रोग्राद का नाम चेंज होकर के अब लेनिनग्राद रख लिया गया है। तो एक विशाल जुलूस निकला था और ये जुलूस के लोग कुछ मांग कर रहे थे। मांग क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें रोटी दो, जो हमारे बच्चों को युद्ध में भेजे हो उस युद्ध को बंद करो, और तुम जो निरंकुश शासन चला रहे हो इस शासन को भी बंद करो, अब हम तुम्हें अपना राजा नहीं मानते हैं। तो जो जार था उस टाइम पे, जार निकोलस द्वितीय, वो परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसको लगा कि भाई ये लोग कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दें। तो इसने क्या किया, जैसे 1905 ईस्वी में अपने सैनिकों को कहा था कि तुम गोली चला दो इन लोगों पे, किसी भी तरीके से मार के भगाओ, वैसा ही कुछ इस टाइम भी किया। कहा कि तुम गोली चलाओ इन लोगों पे। तो जो सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, बोला हम नहीं चलाएंगे। हम क्यों चलाएं भाई, ये तो हमारे भाई बंधु हैं, कुछ तो उनमें से हमारा सगा भाई है, सगा बाप है, हम कैसे मार दें किसी को।
तो अब सैनिकों ने जब विद्रोह कर दिया, यहाँ तक कि जो जार निकोलस द्वितीय था उसका सबसे विश्वसनीय जो सैनिक टुकड़ी था ना, उसने भी विद्रोह कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो जब सैनिक विद्रोह कर दे किसी राजा का, तो फिर वो राजा थोड़े रह जाएगा, वो क्या हो गया, मतलब उसका हाथ पैर ही कट जाएगा अगर सैनिक उसका ये कर जाए तो। ठीक है, तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, तो इसके वजह से क्या हो गया, ड्यूमा भी भंग हो गया, जो कि ये था, ड्यूमा भंग हो गया। तो इन सब से ये हुआ, जार निकोलस द्वितीय को अपना गद्दी छोड़ना पड़ा और उसके सगे संबंधियों के साथ जार निकोलस द्वितीय को भी पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और जुलाई महीने में, जो कि 1918 ईस्वी में ही हुआ था, सबको गोली मार दी गई, सबको पकड़ के गोली मार दिया। और इस तरीके से इन लोगों का जो रोमनोव राजवंश चला आ रहा था सदियों से, वो समाप्त हो गया। तो इनके मरने के बाद सत्ता किसके हाथ में गई, वो कौन लोग थे जिन्होंने रूस की सत्ता को संभाला। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और समझ लेते हैं। समझ ये लेते हैं कि ये जो लड़ाई हो रही थी ना, वो किसी न किसी पार्टी के अधीन होता है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी पार्टी के अधीन रूस में सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। लेकिन हुआ ये था कि ये पार्टी अपने काम करने के ढंग के आधार पर कुछ समय पहले दो हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा ये चाहता था कि रूस की जो आज़ादी है वो हम लोग बात मनवा करके अपना ये भाई शांतिपूर्वक धरना दे करके मनवा लेंगे, है ना, जार को बोलेंगे कि तुम हमारा राजा नहीं रहो, हम तुम्हें राजा नहीं मानते। और ऐसे मानने वाले लोगों में मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा थे, या तो जो पैसे वाले कुछ थे वो लोग ज़्यादा थे। वो ये चाहते थे कि हम लोग जार को कैसे हटाएं, शांतिपूर्वक हटाएं। लेकिन जो इस पार्टी में जो मजदूर जुड़े हुए थे, जो किसान जुड़े हुए थे, उनका ये कहना था कि इस तरीके से राजा कभी नहीं भागेगा। अगर आप राजा को भगाना चाहते हो रूस से, तो हमें लड़ना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने सोच के आधार पे ये पार्टी दो हिस्सों में बट गया था। तो जो ये सोचते थे कि शांति से हम राजा को भगा देंगे, उनकी संख्या कम थी लेकिन पैसे वाले थे, तो कम संख्या को वहाँ पे मेनसेविक कहा जाता है। तो ये हुआ कि वहाँ पे जो ये पार्टी है दो हिस्सों में बट गया, मेनसेविक में और बोल्शेविक में। बोल्शेविक जिनकी संख्या ज़्यादा हो। इस मेनसेविक पार्टी में ज़्यादातर लोग कैसे थे, मध्यम वर्गीय थे। और इसका जो मुखिया था वो कौन था, क्रेन्स्की था। क्रेन्स्की एक इंसान का नाम है, मतलब कोई पैसा वैसा नहीं है, करेंसी मत समझ लेना। अब बात करते हैं बोल्शेविक का। तो बोल्शेविक में कौन थे, किसान थे, मजदूर थे, मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और हाँ, ये लोग शांति से भगाना चाहते थे और ये लोग क्या करना चाहते थे, लड़ाई झगड़े से भगाना चाहते थे। और इनका जो मुखिया था उनका नाम था लेनिन। ठीक, अब लेनिन पे जार निकोलस द्वितीय पहले से ही बहुत खफा था और उसको क्या किया था, रूस से निकाल दिया था। जब यहाँ पे ये जो लड़ाई चल रही थी ना, फरवरी या मार्च जब भी कह लो, उस टाइम पे तो लेनिन उस टाइम पे स्विट्जरलैंड में था। वो निर्वासित जीवन गुजार रहा था, वो रूस नहीं आ सकता था, उसको मना था। तो यहाँ पे क्रांति हो रही थी, तो लेनिन तो था नहीं। तो जो मेन था यहाँ का, मतलब इन दोनों का मेन तो क्रेन्स्की ही बच गया ना, इसका जो नेता था वो था नहीं, तो क्रेन्स्की बचा हुआ था। तो जब यहाँ पे राजा भागा तो लेनिन था नहीं, तो इसलिए क्रेन्स्की की सरकार बनी। इसकी संख्या कम होते हुए भी, लेकिन इसके पास नेता था, तो उसने अपना क्या किया, सरकार बनाया। और सरकार बनाने के बाद धीरे धीरे सरकार चलने लगी। कुछ दिनों में लोगों को पता चला, लोगों को ये लगने लगा कि ये जो क्रेन्स्की की सरकार है, ये सरकार ठीक वैसी ही है जैसा कि जार निकोलस द्वितीय का था। जार निकोलस द्वितीय और क्रेन्स्की में बस फर्क इतना है कि निकोलस का शकल दूसरा था और इसका शकल दूसरा, वरना काम करने का तरीका दोनों का सेम ही है। तो लोगों को लगा भाई हमने इतना मेहनत किया, इतने पापड़ बेले, जाने गंवाई, भूखे रहे, लाठियां खाई, तब जाके आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद भाई राजा कौन बना, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल उसी के जैसा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। और उतने में ही जो लेनिन था, अब जार निकोलस द्वितीय तो था नहीं, तो वो स्विट्जरलैंड से वापस आ गया। जब वो वापस आया तो जब देखा कि रूस की स्थिति तो बिल्कुल पहले जैसी है, तो उसने कहा कि अभी रूस की क्रांति जो है वो पूरी नहीं हुई है, एक और क्रांति करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1917 में रूस में कितनी क्रांतियां हुई थी, 2 क्रांति हुई थी। तो अब ये क्रेन्स्की की सरकार को हटाने के लिए लेनिन ने जो क्रांति किया ना, वो अक्टूबर की क्रांति कहलाती है। ठीक है, या नवंबर की क्रांति भी कह सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर 13 दिन के फ़र्क के वजह से हो चुका है। तो लेनिन जब वापस आया, उसने कहा कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है रूस में। तो सबसे पहले उसने अप्रैल थीसिस लिखा। उसमें ये कहा कि जो हम लोग हैं, बोल्शेविक लोग हैं, वो किस तरीके से अपना कार्यक्रम बनाएंगे, हमारा क्या लक्ष्य है, वो सब कुछ अप्रैल थीसिस में उसने लिख दिया। देखिए मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिख रखा है। तो जब लेनिन वापस आया तो उसने अप्रैल थीसिस लिखा, और उसमें अप्रैल थीसिस में ये क्या है, बुक है एक,
ठीक है। बोल्शेविकों के उद्देश्य, इनके क्या उद्देश्य थे, बोल्शेविक बोले तो ये लोग, इनके उद्देश्य और कार्यक्रम को लिख दिया कि हम लोग क्या चाहते हैं। उद्देश्य काफी साफ साफ था। इनका कहना था कि भूमि किसानों को देंगे, जो जंग हो रहा है वो हम जंग बंद कर देंगे, लड़ाई झगड़ा से अपने सैनिकों को वापस बुला लेंगे, यानी कि शांति रहेगा। और तीसरा चीज, जो भी इंसान भूखा रह रहा है हम उसको भूखा नहीं रहने देंगे, हम सबको रोटी देंगे। लोगों को लगा ये काफी अच्छा बोल रहा है। और लेनिन वैसे भी गरीबों का नेता था और इनके चाहने वाले ज्यादा थे। सरकार इसी की बनती अगर लेनिन वहां पे होता, क्योंकि ये वहां था नहीं तो केरेंस्की की सरकार बन गई थी। तो अब ये लोग जो थे, मतलब लेनिन के जो साथी थे, इनको भगाना था, केरेंस्की को भगाना था। अब केरेंस्की एक बार राजा बन चुका था तो थोड़ा सा पावर तो आ ही गया था, इतना आसानी से तो भागता नहीं। लेकिन लेनिन के पास बहुत सारा पब्लिक था, पब्लिक सपोर्ट था, साथ ही साथ सेना भी इसका सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि सेना भी खुश नहीं थी केरेंस्की से। तो हुआ ये कि लेनिन अपना एक सहयोगी के पास गया, नाम था ट्रॉट्स्की। उसके साथ मिल करके कहा कि हम लोग बलपूर्वक ताकत के साथ केरेंस्की को उखाड़ के यहाँ से फेंक देंगे। और एक दिन था, उस दिन का नाम है 7 नवंबर, और अगर रूसी कैलेंडर के हिसाब से देखोगे तो वो दिन है 25 अक्टूबर 1917 को। जितना भी सरकारी भवन था उस पर इन दोनों की सेना, किसान, मजदूर सब जाकर के कब्जा कर लिए। और केरेंस्की जो है बेचारा डर गया, डर करके वो वहां से भाग गया। और इस तरीके से रूस में जो क्रांति थी वो क्या हो गई, संपन्न हो गई। और पहली बार किसी देश का सत्ता गरीबों के हाथ में, मजदूरों के हाथ में आई थी। मतलब इससे पहले जहाँ सत्ता परिवर्तन होता भी था तो एक राजा अगर मरता था या हारता था तो उसके बदले में एक दूसरा राजा ही राजा बनता था। वो कहीं ना कहीं का राजा होता था, या तो फिर वो अमीर इंसान होता था, सेनापति होता था, वजीर होता था, मंत्री होता था। लेकिन पहली बार गरीबों की सरकार बनी, सर्वहारा वर्ग की सरकार बनी। तो ये एक सवाल बनता है कि दुनिया में सबसे पहली बार सर्वहारा वर्ग की सरकार कहाँ बनी थी। सर्वहारा मतलब जो सब जगह से हारा हुआ है, एक ऐसा जात, एक ऐसा कौम जिसको कोई इज्जत नहीं देता, वैसे लोगों की सरकार बनी थी कहाँ, रूस में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा समाप्त होता है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग जानेंगे लेनिन के बारे में, फिर रूस में क्या क्या बदलाव हुए उन सब चीज़ों के बारे में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं लेनिन ने जो कार्य किए रूस के विकास के लिए उसके बारे में। लेनिन कौन था ये आप लोग बुक में पढ़ करके देख लेना, काफ़ी डिटेल में उसके बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे उनके कार्य देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ छोड़ रहा हूँ कि लेनिन के बारे में खुद से लिखना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं उसके कार्य के बारे में। कार्य क्या था कि सबसे पहला कार्य उसने ये किया कि युद्ध की समाप्ति कर दी। जहाँ जहाँ भी लड़ाइयाँ चल रही थी रूस के साथ, रूस जिस भी लड़ाई में शामिल था वहाँ से ये वापस आ गया। ठीक है, इसके अलावा प्रतिक्रांति का दमन किया। प्रतिक्रांति का मतलब समझिए, लेनिन जब वहां का ये बना, मतलब कह सकते हैं कि नेता बना रूस का, और सर्वहारा वर्गों के लिए काम करना चालू कर दिया, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम करना चालू कर दिया, तो वहां पे जो अमीर लोग थे, जो मतलब जमींदार थे, जो पैसे वाले थे, पूंजीपति थे, उनमें एक बेचैनी सी फैल गई। बेचैनी किस बात की, उनको लग रहा था कि अब हमारी संपत्ति छिन जाएगी। तो वे लोग क्या कर रहे थे, वो लोग षड्यंत्र रच रहे थे लेनिन के खिलाफ कि किसी भी तरीके से लेनिन को समाप्त कर दिया जाए, भले ही इसके लिए उसे मारना क्यों ना पड़े। ये काम कर रहे थे। इस बात का पता लेनिन को भी था, उसको लग रहा था कि ये लोग कुछ ना कुछ तो हमारे खिलाफ करेंगे। तो इससे पहले कि वे लोग लेनिन के खिलाफ कुछ कर पाते, इसने ही उनके खिलाफ कुछ कर दिया। इसने क्या किया, एक सेना का गठन किया, नाम रखा चेका। उसको फुल आज़ादी दी कि जिसके ऊपर भी तुम्हें शक हो, जो भी लगे कि हाँ ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कुछ कर रहा है ना, कुछ प्लान कर रहा है, उसको तुम गोली मार दो, बेहिचके गोली मारो, एकदम जरा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई उन लोगों ने वैसा ही किया। ये जो चेका था, चेका ने करीब हजारों लोगों को ऐसे ही गोली मार दी, काफ़ी निर्दयतापूर्वक, जरा सा भी दया नहीं दिखाया। तो इससे जो उस तरीके के लोग थे, जो बुरे सोच वाले लोग थे, उनमें हड़कंप मच गया। उनको लगा कि भाई ये सिर्फ हमारा मतलब पैसे ही नहीं छीनेगा बल्कि जान भी छीन रहा है ये तो वे लोग जो ये सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से अपने पैसे के बलबूते पे या अपने बुद्धि के बलबूते पे, कमीने बन के बलबूते पे हम लेनिन को हटा देंगे, उनका जो ये सोच था वो समाप्त हो गया और वे लोग एकदम शांत होकर के बैठ गए। कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि लेनिन ने उन सब के पैसों को, ज़मीनों को, संपत्ति को छीन लिया, उनके फैक्ट्री को, सबको छीन लिया और छीन करके सबको बोला कि अब इन सब चीज़ों पे सरकार का अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं, सब सरकारी हो गया। ठीक है, तो ऐसा हुआ। अब जो अगला काम उसने किया वो ये किया कि एक नया प्रकार का आर्थिक व्यवस्था स्टार्ट किया। ठीक,
अब देखिए, इससे पहले ट्रोट्स्की के बारे में मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है। ट्रोट्स्की के बारे में ये लिख रखा है कि जब लेनिन इस तरीके का कार्य करने लगा था रूस में, तो जो आसपास के देश थे ना, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, वहाँ के लोगों को ये लगने लगा कि भाई जो हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, कहीं वे लोग भी वैसे ही लेनिन के जैसा ही ना पागल हो जाए, वे लोग भी मतलब ये ना करने लगे, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे और हमारा जो राज व्यवस्था चल रहा है, जो शासन व्यवस्था चल रहा है, उसको समाप्त कर दे। तो वहाँ के लोगों ने, मतलब कि अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों ने, जो यहाँ के अमीर लोग थे, उनको मदद देना स्टार्ट कर दिया। पैसे से, सैनिक से, किसी भी तरीके से मदद दे रहे थे ताकि लेनिन को मार दिया जाए। लेकिन लेनिन जो था वो कमज़ोर नहीं था, वो लड़ने की नीयत से आया था। उसने इन सब का सामना किया और उसका जो दोस्त था ट्रोट्स्की, उसको कहा कि तुम एक सेना और बनाओ, चेका तो है ही है, एक और सेना बनाओ। तो ट्रोट्स्की ने एक सेना बनाया, नाम रखा लाल सेना। तो लाल सेना, ये आप लोग याद रखिएगा, ये लाल कुर्ती नहीं है बल्कि लाल सेना है, ठीक है। लाल कुर्ती का गठन इटली में हुआ था, किसने किया था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लाल सेना का गठन किया और इस सेना के बदौलत जो इस तरीके के लोग थे, उनका सामना इन्होंने भरपूर तरीके से किया, उनको सफल नहीं होने दिया अपने मकसद में, ठीक है। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आर्थिक व्यवस्था में क्या किया कि जितने भी ज़मीनें थी जो कि जमींदार लोगों के कब्जे में थी या किसानों के ही कब्जे में थी, सब कुछ छीन लिया। किसी के पास ज़मीन नाम का चीज़ नहीं था, ठीक है। और सबको ये कहा गया कि तुम्हारे हिस्से में इतना ज़मीन है, तुम्हारे हिस्से में इतना ज़मीन है, तुम्हारे हिस्से में इतना ज़मीन है, अब तुम लोग इस पर खेती करोगे और जो भी उपजाओगे वो सरकार को दोगे और सरकार उसमें से तुम्हारे ज़रूरत के मुताबिक तुम्हें मतलब ये देगी, मतलब जितना तुम्हारा खपत है, जितना तुम खा सकते हो, उतना अनाज तुम्हें सरकार देगी। ऐसा कह करके सरकार ने सभी की ज़मीनें छीन ली और छीनने के बाद सबको थोड़ा थोड़ा सा अलॉट कर दिया। बस ये ज़मीन सरकारी है, अब बस जाकर के वहाँ काम करोगे और काम के बदले में सरकार आपको पैसे देगी, ऐसा कर दिया। इसके अलावा जो जंगल था, जो खादान थे, जो भी मतलब रूस में था, सब पर सरकारी कब्जा हो गया। बैंक पे, रेलवे पे, हर जगह सरकारी कब्जा हो गया। तो इसको कहा जाता है आर्थिक नीति। इस आर्थिक नीति का बड़ा विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि जैसा लेनिन चाहा था वैसा रिजल्ट नहीं आया। जैसे हुआ ये कि जब तक ज़मीन किसान का था तो किसान उस पर अपने पूरे जी जान से काम करता था। भाई मेरा ज़मीन है तो हम पूरा मन लगा के करेंगे। फिर अचानक से ये हुआ कि सरकार जो है वो ज़मीन के ऊपर कब्जा कर ली और बोली कि तुम भाई इस पे आकर के सिर्फ काम करो, तुम्हें सरकार एक बंधा बंधाया, तुम्हारे खर्च के हिसाब से तुम्हें अनाज देगी। तो लोगों को ये लगने लगा कि भाई हम काम करें या ना करें, अनाज तो हमें मिलेगा। तो वे लोग काम करना ही बंद कर दिए, ढंग से काम नहीं कर रहे थे। तो इससे जो उत्पादन हो रहा था वो क्या हो गया, उत्पादन में कमी आ गई। जो फैक्ट्री में पहले लोग मतलब काम करते थे और उसके काम के हिसाब से पैसा मिलता था, वे लोग अपने मन के हिसाब से काम नहीं करने लगे, अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि सरकार हमें पैसा तो देगी ही। सारे के सारे लोग सरकारी हो गए। अब तुम ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे यहाँ के सरकारी टीचर कितना अच्छा से पढ़ाते हैं, हम सब लोग जानते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, हो सकते हैं कि कोई अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन बहुत से सरकारी टीचर ऐसे हैं या सरकारी महकमे के लोग ऐसे हैं, उनको पता है पैसा तो आना ही है, तो काम क्यों करें, आराम से बैठे रहते हैं। तो वैसे ही वो लोग हो गए। और जैसे ही मतलब उन लोगों का नेचर ऐसा हुआ, जो रूस में जो चाह रहा था लेनिन, वो नहीं हो पाया। तो लेनिन ने कहा कि भाई ये लोग जो अनाज उपजा रहा है ना, इससे ज़बरदस्ती अनाज छीन करके लेकर आओ। क्यों नहीं उपजा रहा है उसको बोलो ज़बरदस्ती कि अनाज उपजाए, अगर नहीं उपजाओगे तो सज़ा मिलेगा। तो जो लेनिन का सेना था वो किसानों से ज़बरदस्ती अनाज छीनने लगा हर साल। तो इससे किसानों ने विद्रोह कर दिया। उसने कहा कि हम तुम्हें अनाज नहीं देंगे, तुम हमसे ज़बरदस्ती अनाज छीन के नहीं ले जा सकते। और उन्होंने अपने अनाजों में आग लगाना स्टार्ट कर दिया। इतना ज़्यादा आग लगाया, इतना ज़्यादा आग लगाया कि रूस में भूखमरी की नौबत आ गई थी, अनाज की कमी पड़ गई थी। तो लेनिन को लगा कि भाई ये नीति इतना कारगर साबित हो नहीं रहा है जितना कि होना चाहिए। तो इसने अपनी नीति को वापस ले लिया और एक नई आर्थिक नीति बनाई। तो नई आर्थिक नीति के बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि लेनिन ने और कौन से कार्य किए थे, ठीक है। तो अब हम लोग अगले काम की तरफ चलते हैं। अगला जो काम था वो उसने समाज के दिशा में किया, सामाजिक सुधार किए। समाज में क्या सुधार किया? नारियों को पुरुषों के बराबर इज्जत दी, मतलब समानता का अधिकार दिया। नारी किसी भी तरह से पुरुष से कम तो है नहीं, हम सब लोग जानते हैं। अगर उसको ये दिया जाए, मौका दिया जाए, तो वो पुरुषों से कभी कभी आगे भी निकल जाती है जिसमें टैलेंट होता है। तो वहाँ पे बराबर का अधिकार दिया गया, बराबर का सम्मान दिया गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा काम किया लेनिन ने। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार किस तरीके से लाया? तो स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, और जो
ये थे ना प्राइवेट जो स्कूल चल रहे थे, कॉलेज चल रहे थे, सबको बंद करवा दिया। और जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज चल रहे थे वो चर्च के अधीन चल रहे थे। बोला कि चर्च अब किसी भी स्कूल की देखरेख नहीं करेगा, स्कूल पर से चर्च का आधिपत्य समाप्त कर दिया गया। और जो प्राइमरी शिक्षा था, यानी कि 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक या 10 क्लास तक, जो भी कह सकते हो, प्राइमरी तो 1 से 5 ही होता है, वो फ्री कर दिया गया कि सभी बच्चों को फ्री में सरकार पढ़ाएगी 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक, ठीक है। और शिक्षा को थोड़ा सस्ता भी बना दिया गया। और जितने भी स्कूल कॉलेज थे वहाँ पर साम्यवाद की शिक्षा दी जाने लगी। साम्यवाद मतलब जिसमें ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से गरीब अपना सरकार बना करके मतलब अमीरों को हरा सकते हैं। ये सारा कुछ मतलब साम्यवाद की बड़ाई, जो समझ ही सकते हो आप लोग कि साम्यवाद में क्या है, उसी की बड़ाई पढ़ाई जाने लगी स्कूलों में। तो शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं और क्या किया। सामाजिक सुधार में ही धार्मिक आज़ादी दी। अपने धर्म को मान सकते हैं आप। जो जार ने किया था उसको पलट दिया, बोला कि नहीं भाई, जो जिस धर्म को मानना चाहे उस धर्म को मान सकता है, क्योंकि रूस एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो बड़ा अच्छा लगा लोगों को लगा भाई ये काम तो रूस ने बड़ा अच्छा किया, या तो लेनिन ने बड़ा अच्छा किया। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार का मतलब ये है कि पुलिस वगैरह या जो बड़े बड़े सरकारी पोस्ट थे उस पे उन लोगों को भर्ती किया गया जो कि लेनिन के विश्वसनीय थे, जिन पे लेनिन विश्वास करता था। और पुराने जो लोग थे ना, जिनको जार ने भर्ती कर रखा था पुलिस महकमे में या तो किसी और महकमे में, सबको हटा करके भगा दिया। बोल भागो यहाँ से। पुराने जितने भी नौकरशाह थे सबको बदल दिया गया, सभी को नए तरीके से भर्ती किया गया और उन लोगों को बड़े बड़े पोस्ट पे रखा गया जो कि लेनिन के विश्वसनीय थे, जो साम्यवाद में विश्वास रखते थे। उन लोगों को कर दिया गया, तो पूरा का पूरा सरकार पे लेनिन का कब्जा हो गया, ठीक है। तो प्रशासनिक सुधार ये हुआ। साथ ही साथ एक नया संविधान बनाया गया रूस का, ठीक है बच्चों। इतना सारा कार्य लेनिन ने किया। अब देखिए लेनिन ने अगला जो कार्य किया था, ये आर्थिक नीति फेल होने के बाद नई आर्थिक नीति लेके आया। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP ने। तो नई आर्थिक नीति के जरिए क्या किया गया, लेनिन ने कहा कि जो अनाजों की जबरन उगाही हो रही है किसानों से, जिससे मतलब किसान गुस्सा होकर के अनाज जला रहे हैं, ये उगाही बंद कर देते हैं, ठीक है। और किसानों को कहा गया कि एक निश्चित अनाज तुम हमको दोगे, बाकी तुम जितना उपजाओगे सब तुम्हारा, ठीक। तो अब किसानों को लगा भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपजाओ। अगर सरकार को मतलब एक ज़मीन के हिसाब से कि 1 कट्ठे पे या 1 बीघे पे इतना देना है, तो उतना देने के बाद जो बचेगा आपका। तो लोगों को लगा ये तो अच्छा है, जितना ज़्यादा उपजाओ भाई, सरकार को इतना देने के बाद बाकी सारा मेरा। तो ये अच्छा पॉलिसी था। इसके अलावा ये कहा कि ज़मीन जो है वो किसानों को दे दिया जाए। मतलब सरकार जो है वो ज़मीन पे कब्जा नहीं रखेगी, बल्कि ये ज़मीन किसको दे दिया जाए, किसानों को दे दिया जाए। और किसान उस पर अपना खेती अपने तरीके से करे, उस पर सरकार कोई रोक टोक नहीं करेगी। बस हाँ एक चीज़, कोई भी किसान अपनी ज़मीन बेच नहीं सकता, क्योंकि ज़मीन अभी भी सरकार का है। बस आपको ये दे दिया गया व्यवहारिक रूप से आपके पास है कि आप उस पर खेती करो, अपने ढंग से जो करना है करो, बस बेच नहीं सकते आप लोग, ठीक है। तो व्यवहारिक रूप से किसानों को दे दिया गया, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अभी भी जो ज़मीन था वो सरकारी था, ठीक है। और क्या, व्यक्तिगत कारखाना चलाने की अनुमति दी गई। व्यक्तिगत कारखाना का मतलब क्या है, पहले के जो कारखाने थे रूस में सब पे सरकार का कब्जा हो गया। तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे वो सरकारी हो गए, तो आलसी हो गए। जैसे ही सरकार में जाते हैं वो आलसी हो जाते हैं, तो आलसी हो गए। तो रूस में जो नई आर्थिक नीति बनाई गई उसके जरिए ये कहा गया कि आप लोग अपना खुद का कारखाना चला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार उस पर कब्जा कर ले, लेकिन हाँ उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके कारखाने में 20 लोग से कम रहें मजदूर। अगर 20 से ज़्यादा मजदूर है तो वो फिर सरकारी हो जाएगा, ठीक है। तो 20 से कम मजदूरों वाले जितने भी फैक्ट्री थे उनको चलाने का अनुमति दे दिया गया कि आप लोग चलाइए और अपना पैसा जितना कमाना है कमाइए। और फिर विदेशी पूंजी का निवेश करने की अनुमति दी गई। मतलब विदेश में जो अमीर लोग थे वो उनको कहा गया कि आप लोग अगर कोई फैक्ट्री वगैरह डालना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ ज़मीन है, हम ज़मीन देंगे आपको, हम मज़दूर देंगे आपको, आप यहाँ आइए, आकर के अपना काम कीजिए, बदले में आप हमें हमारा ज़मीन का जैसे जो पैसा होता है मतलब किराया भाड़ा जो कह लो वो चीज़ दे दिया कीजिएगा। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि रूस के जो लोग थे ना वो काबिल बनते चले गए, उनमें हुनर आता चला गया। भाई काम करना सीख रहे थे ना वो लोग, फैक्ट्री में काम करेंगे तो भाई हुनरमंद होंगे कि नहीं होंगे। और वो फैक्ट्री लगी कहाँ है, रूस में ही लगी है। जब कभी वो कंपनी जाएगी तो अपना फैक्ट्री उखाड़ के थोड़े ना ले जाएगी, फैक्ट्री हमेशा के लिए रूस की हो गई, ठीक। तो ये बड़ा रूस को फ़ायदा पहुँचाया ये वाला नीति। इसके अलावा बीमा एजेंसी की स्थापना की गई जिससे लोगों का जान माल का सुरक्षा हो सके, है ना। जान का तो सुरक्षा खैर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ माल का सुरक्षा हो सकता है। और फिर बैंकिंग का प्रसार किया गया, नई नई बैंक की शाखाएं खोली गई
लोगों को बैंक में विश्वास दिलाया गया, तो बैंकिंग का भी प्रसार हुआ। तो इस तरीके से नई आर्थिक नीति के जरिए रूस का काफ़ी विकास होना स्टार्ट हो गया। अब लेनिन ने और क्या किया, तो लेनिन ने नई विदेश नीति बनाई। विदेश नीति मतलब कि विदेश में जो उनके पड़ोसी थे उनके साथ रूस अपना कैसा संबंध रखेगा वो। तो विदेश नीति में सबसे पहले ये था कि जार निकोलस द्वितीय ने जितने भी गुप्त संधि कर रखी थी उन सभी संधियों को समाप्त कर दिया। बोला कि पहले जो भी जार ने आपके साथ किसी भी देश के साथ कोई संधि कर रखा था सब समाप्त। ठीक है, बहुत सारे देश दूसरे देश से संधि करके रखते हैं कि भाई तुम मेरे यहाँ अपना सामान बेचो, हम तुम्हारे यहाँ अपना सामान बेचेंगे, हम तुम्हारे सामान पे टैक्स नहीं बैठाएंगे, तुम मेरे पे टैक्स नहीं बैठाना। एक प्रकार का संधि है ये। ठीक है, तो ये सभी संधियों को इसने समाप्त कर दिया। राष्ट्रीयता का सिद्धांत दिया। राष्ट्रीयता का सिद्धांत का मतलब ये है कि सोवियत संघ के आसपास जो छोटे छोटे ये थे मतलब देश थे, फिनलैंड वगैरह, उनको कहा गया कि आप अपना सत्ता स्थापित करो और खुद राज करो, वहां पे अपना विकास करो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद साम्राज्यवाद विरोधी नीति अपनाई गई। इसने एक नीति अपनाया कि जहां भी साम्राज्यवाद है उसका हम विरोध करेंगे। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं भाई, तो साम्राज्यवाद किसी दूसरे देश पे जाकर के जो कब्जा कर लेना है ना, इसी को कहते हैं साम्राज्यवाद। हम लोग पढ़ेंगे आगे इतिहास में। ठीक है, तो इसका विरोध किया गया रूस में। कहा गया कि भाई हम ऐसे लोगों के प्रबल विरोधी रहेंगे, ऐसा लोग कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम किया था लेनिन ने, वो किया था कॉमिंटर्न की स्थापना। 1919 ईस्वी में मॉस्को में जो थर्ड इंटरनेशनल हुआ था तो उसमें एक कॉमिंटर्न बनाया गया था। ये कॉमिंटर्न था क्या, तो ये था मतलब हर एक देश में कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग थे ही जो कि साम्यवादी विचारधारा के थे, जिनकी सोच ये कहती थी कि हम राजा को उखाड़ के फेंक देंगे, गरीबों की सरकार बननी चाहिए। हर देश में ऐसे लोग थे। तो ऐसे लोग, हर देश के ऐसे लोगों का एक समूह बनाया गया और कहा गया कि हम आपकी मदद करेंगे। जैसे रूस ने कहा कि हम सबकी मदद करेंगे, जितने भी देश हैं दुनिया में और वहाँ पर साम्यवादी सोच के लोग हैं उन लोगों का मदद हम करेंगे। अगर उनको कोई सताता है तो हम उस देश के सरकार से बात करेंगे कि आप साम्यवादियों को सता कैसे रहे हैं, है ना, आप उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों का एक समूह बनाया गया और उन्हें क्या नाम रखा गया, कॉमिंटर्न रखा गया। ये जो कॉमिंटर्न था इसकी स्थापना से इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ये सब एकदम से बौखला गए थे और धीरे धीरे मतलब उनको ये डर सताने लगा था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये सारे लोग रूस की तरफ भागे चले जा रहे हैं। तो एक घटना घटा, तो अमेरिका जो था वो नेता बन गया उन देशों का जहाँ पर पूंजीपति राज था, मतलब कि जहाँ पे पूंजीपतियों का राज था, अमेरिका उनका नेता बन गया और अमेरिका बोला कि हम लड़ेंगे रूस से। और रूस किनका नेता बन गया, साम्यवादियों का नेता बन गया। ठीक, तो अमेरिका और रूस ये दुनिया दो हिस्सों में बट गया। अमेरिका रूस में लड़ाई करवाने लगा। रूस कहाँ लड़ाई करवाने लगा, अमेरिका में। रूस ने तो खैर अमेरिका में कम लड़ाई करवाया, लेकिन अमेरिका रूस में खूब लड़ाई करवाने लगा आपस में ही उनको। मतलब रूस बहुत बड़ा था, सोवियत संघ जो था ना वो बहुत बड़ा था। ठीक है, तो उनको किसी भी तरीके से मतलब बहला के फुसला करके लालच दिला करके वहाँ के लोगों को आपस में लड़वाने लगा, जिससे रूस जो था वो गृह युद्ध में झोंका गया। गृह युद्ध किसे कहते हैं, तो जब किसी देश के अंदर ही लड़ाई होना स्टार्ट हो जाए तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। तो रूस जो था वो गृह युद्ध में झोंका गया। तो थोड़ा सा परेशानी हुई थी, बाद में जाकर के रूस जो है वो टूट गया, सोवियत संघ कई हिस्सों में टूट गया। तो वो सब हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि और क्या किया। तो अब आगे देखते हैं वो ये कि बोल्शेविक क्रांति का महत्व क्या था और उसके परिणाम क्या निकले थे। तो सबसे पहले परिणाम देखते हैं। परिणाम ये हुआ कि जारशाही का अंत हो गया, जो मतलब सैकड़ों साल से चला आ रहा है जो वंश था रोमनोव राजवंश, वो समाप्त हो गया। पहली बार पूरी दुनिया में पहली बार सर्वहारा वर्ग जो था वो अधिनायक बन करके उभरा था, वो राजा बन करके निकला था, गरीबों की सरकार बनी थी। ये जो मतलब क्रांति हुई थी ना, रूस की क्रांति, ये कई मायनों में दुनिया में पहली बार हुई थी। क्रांति होने को तो फ्रांस में भी हुई थी, लेकिन वहाँ की क्रांति जो थी ना वो बुर्जुआ वर्गों ने करवाया था, लेकिन यहाँ की क्रांति किसने करवाया था भाई, सर्वहारा वर्ग ने, गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने किया था ये क्रांति। तो मतलब बड़ा ही अजीब सा था और बड़ा मतलब लोगों को सीखने और सिखाने वाला था। और क्या, नई प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई। हम लोगों ने देखा कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसा किया गया था। और रूसीकरण की जो नीति थी उसको त्याग दिया गया। मतलब ये नहीं कहा गया कि रूस में रहने वाले सभी लोग एक ही धर्म को मानेंगे, वो अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़ करके रूसी संस्कृति और सभ्यता को मानेंगे। ये सब नीतियों का त्याग कर दिया गया रूस में। उसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। तो विश्व पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा था, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बोल देता हूँ, आप लोग समझ लेना। विश्व पे ये प्रभाव पड़ा था कि रूस की इज्जत बढ़ गई थी।
कई देशों में साम्यवादी गुट पनपने लगे थे। दूसरा ये हुआ। तीसरा ये हुआ कि कई देश तो ऐसे हुए जहाँ पे साम्यवादियों ने सरकार ही बना ली, जैसे कि वियतनाम में सरकार बन गया, चीन में सरकार बन गया, साम्यवादियों की सरकार बन गई। इसके अलावा जो सर्वहारा वर्ग था, दुनिया के किसी भी देश की बात करो, वहाँ पे जो सर्वहारा वर्ग था उसकी इज्जत बढ़ गई। मतलब वहाँ का सरकार ने उन पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया कि अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये लोग भाई क्रांति कर देगा, और क्रांति करके हमें हटा भी सकता है, और रूस उसका मदद कर देगा, है ना। ये सब डर के वजह से मजदूरों पे, किसानों पे ध्यान दिया जाने लगा। तो ये कम बड़ी बात थोड़ी थी। इसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पूरा दुनिया दो गुटों में बट गया, तो एक नया शक्ति संतुलन बना था। अमेरिका पूंजीपतियों का नेता बन गया, रूस साम्यवादियों का नेता बन गया। जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे वो जाकर रूस के साथ मिल गए, जो पूंजीपति विचारधारा के लोग थे वो जाकर के अमेरिका के साथ मिल गए। तो इस तरीके से पूरे विश्व पे इस क्रांति का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा था। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जब लेनिन मर गया उसके बाद रूस का क्या हुआ। तो बस थोड़ा सा और रह गया है, आप लोग बने रहे। तो जब लेनिन की मृत्यु हुई तो रूस का जो सत्ता है वो स्टालिन के हाथों में आया। स्टालिन, जिसके नाम का मतलब ही होता है स्टील का आदमी, काफ़ी बहादुर इंसान था। इसके अलावा अपने विरोधियों का सफाई करना भी बड़ा अच्छे से जानता था। तो लेनिन की मृत्यु के बाद रूस के विकास पे कोई खास प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि स्टालिन ने काफ़ी अच्छे से रूस को संभाला और उसने 5-5 वर्ष के लिए अपना टारगेट सेट किया और कहा गया कि ये 5 वर्षीय योजना है और इस 5 वर्ष के अंदर में हमें रूस को इतना आगे बढ़ा देना है ना। छोटा छोटा टारगेट अगर आप सेट करते हो, जैसे कि आप अपनी पढ़ाई में ही कि हाँ आज हमें 3 पेज पढ़ लेना है या आज हमें 5 क्वेश्चन लगा लेने हैं, इस तरीके से टारगेट सेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो स्टालिन ने भी वही किया, 3 बार 5 वर्षीय योजना बनाया और उसको, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी बन पड़ सकता था उसने किया। तो कई बार होता है ना कि विकास करने के चक्कर में इंसान एरोगेंस हो जाता है। एरोगेंस का मतलब होता है कि वो किसी की सुनता नहीं। तो स्टालिन ने भी वैसा ही किया था। बहुत सारे ऐसे काम कर दिए थे जिससे कि यहाँ की जो रूसी जनता थी ना वो परेशान भी होने लगी थी स्टालिन से। लेकिन स्टालिन किसी का नहीं सुना। जो भी स्टालिन की नहीं सुनता था स्टालिन उसे मरवा देता था। यहाँ तक कि जो लेनिन का सबसे अच्छा दोस्त ट्रॉट्स्की था उसको भी रूस छोड़कर भागना पड़ा था स्टालिन की वजह से। तो ये तो हो गया स्टालिन के बारे में। लेकिन स्टालिन ने काफ़ी सारे काम किए जिससे कि रूस का विकास हुआ, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है भाई। अर्थव्यवस्था में सुधार किया, फैक्ट्री वगैरह में सुधार किया। इसके अलावा तेल के कारखाने लगवाए, मतलब प्लांट लगवाए, कोयला मतलब ये करवाया, निकलवाया, स्टील का प्लांट लगवाया, शिक्षा में सुधार करवाया, यूनिवर्सिटी बनवाए, श्रमिकों की स्थिति में सुधार किया, इनके लिए चिकित्सा का व्यवस्था करवाया, अच्छा खाने का व्यवस्था करवाया, बहुत सारा कुछ करवाया। ठीक है, अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। और हाँ, स्टालिन ने एक काम और किया था, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानना चाहिए। उसने ये किया था कि जो खेती अलग अलग हो रहा था ना, किसानों में खेती बांट दी गई थी, उन खेतियों को फिर से छीन लिया गया और कहा गया कि आप सामूहिक खेती कीजिए। मतलब ढेर सारा एक बड़ा सा खेत है, प्लांट बना दिया गया और बोला कि आप सब लोग वहाँ जा करके खेती करो और जितना भी माल उपजेगा उसमें क्या होगा ना, आप सब लोग जितना लोग खेती कर रहे हो सबको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अब पता नहीं उसने ये वाला क्यों किया था, क्योंकि इसका बहुत अच्छा बेनिफिट कुछ निकला नहीं था ये वाले का। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को ये पढ़ना है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हो गया था। तो विघटन होने से पहले थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं, स्टालिन के बारे में। स्टालिन धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया था, इतना पहुंच वाला हो गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जैसे लोगों के साथ इसका उठना बैठना हो गया था। तो काफ़ी बड़ा इंसान बन गया था। तो जब तक स्टालिन रहा तब तक रूस तो आगे ही बढ़ता रहा। फिर हुआ ये कि स्टालिन मर गया। मरने के बाद, इसके मरने के बाद 1953 ईस्वी में ये घटना हुआ। जो रूस का नेता बना वो कौन बना? निकिता ख्रुश्चेव, ये इसका नाम है, नाम आप लोग याद रखिएगा। ये उदारवादी था। उदारवादी का मतलब ये है कि जैसे स्टालिन ने सख्त रुख अपनाया था वैसे इसने नहीं अपनाया। इसने लोगों ने जो कहा उसको मान लिया। तो कई बार आपके ग्रुप में ही कुछ ऐसे भी इंसान आ जाते हैं जो कि अपना फ़ायदा के लिए कुछ भी बोल देते हैं, और अगर आप सबकी बात मानते रहिएगा ना तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। तो वही नुकसान हुआ, बहुत से लोगों ने अपनी बातें मनवा ली। ये उदारवादी था, हर किसी की बातों को मान लेता था। तो धीरे धीरे रूस में मतलब छोटे छोटे गुट बनना स्टार्ट हो गया और वो ये चाहने लगे कि हम क्या हो जाए, रूस नहीं बल्कि सोवियत संघ में वो लोग ये चाहने लगे कि हम सोवियत संघ से अलग होकर के अपना राजा बन जाए। अब आप लोग कहोगे अपना राजा बनने से क्या मतलब है भाई, अपना राज बनाने से
से। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान 1947 से पहले तक एक था, लेकिन अंग्रेज़ों ने दिमाग में डाल दिया लोगों के कि भाई अगर इंडिया एक रह गया तो यहाँ का प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही बनेगा, और प्रधानमंत्री बनने का लालच किसे नहीं होता है, हर किसी को होता है। तो कहा गया अगर तुम लोग 2 हिस्से में बढ़ जाते हो तो 2 प्रधानमंत्री, 2 मतलब परिवारों का या 2 नेताओं का भला हो जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, बांट के रख दिया ना। तो उसी तरीके से यहाँ के लोगों में भी धीरे धीरे ये बात होने लगी थी कि हम लोग छोटा छोटा राज बना के हट जाते हैं और अपना अपना प्रधानमंत्री और ये बने रहेंगे, राजा बने रहेंगे, ठीक है। और ये जो दिमाग में बात डालता था वो कौन डालता था, अमेरिका डालता था। वो चाहता था कि सोवियत संघ में आपस में लड़ाई होता रहे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। निकिता क्रूश्चेव जो था वो 1964 ईस्वी तक बना रहा। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना, नाम था लियोनिड ब्रेजनेव। ये जो था वो स्टालिन के जैसा था, बिल्कुल सख्त। तो इसने फिर से एक बार जिस तरीके से स्टालिन राज करता था वैसे राज करना स्टार्ट किया। तो लोगों में जिनका मुंह मीठा हो गया था, मतलब हर तरह से बात मनवाने का आदत हो गया था, उन लोगों में प्रतिक्रिया होना चालू हो गया कि भाई ये कौन इंसान आ गया, हमारी बात ही नहीं मान रहा है। तो लोगों में थोड़ा सा गुस्सा आना चालू हो गया, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाए क्योंकि ये बिल्कुल स्टालिन था। अगर किसी ने कुछ कहने की कोशिश की उसको मरवा दिया। तो आप लोग एक बात जान लो कि अगर आप देश का विकास करने के लिए, अपना मतलब किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए या अपने ही विकास के लिए अगर आप कड़ा डिसीजन लेते हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोगों को मरवाने लगते हो ना तो थोड़ा सा गलत बात है, क्योंकि आप विकास करवा किसका रहे हो, अपने देश के लोगों को ही ना, लोगों का विकास करवा रहे हो। और उन्हीं लोगों में से किसी को मार दोगे तो फिर विकास हुआ किसका। लोग कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाते हैं कि भाई तुम कैसा विकास करवा रहे हो कि लोगों को मारना पड़ जा रहा है। तो यही हो रहा था रूस में। जो ये सारे नेता थे ना, जैसे कि स्टालिन था या लियोनिड ब्रेजनेव था, ये सारे लोग जो थे वो ऐसे थे कि जो भी इनके विरोधी थे उनको मरवा देते थे। तो लोगों में गुस्सा होने लगा था और यही गुस्सा आगे चल के सोवियत संघ के बंटने का कारण बन गया था। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये बेचारा मरा तो उसके बाद 1985 ईस्वी में मिखाइल गोर्बाचोव आया और वो बना रूस का नेता। ये फिर से एक बार उदारवादी था, यानी कि किसके जैसा, इसके जैसा। तो इसने 2 नीतियों का ये किया, मतलब 2 नीतियां अपनाई। एक नीति को कहा जाता था ग्लासनोस्त और दूसरी नीति को कहा जाता था पेरेस्ट्रोइका। इसका मतलब होता है खुलापन, मतलब आपको जो चाहिए आके राजा से बोलिए, राजा आपको दे देगा। और इस नीति का मतलब होता था पुनर्संरचना, मतलब अगर किसी को लगता है कि हम सही से नहीं रह पा रहे हैं, हमको अलग कर दिया जाए, पुनर्संरचना किया जाए किसी भी इलाके का, किसी भी क्षेत्र का, तो ये मानने को तैयार था। तो लोग धीरे धीरे अपना अपना राज बनाने लगे। राज अगर नहीं भी बना रहे थे तो कम से कम अपना संगठन बनाने लगे। रूस के या सोवियत संघ के बंटने की बारी आ गई। और इतने में ही जब ये मरा तो मतलब मरा नहीं बल्कि इसको हटा करके, गोर्बाचोव को हटा करके बोरिस येल्त्सिन नाम का एक इंसान था, वो नेता बन गया। और नेता बनने के बाद इसने क्या किया, सोवियत संघ को बांट दिया, है ना। बांट ऐसे दिया, उसने कहा कि सोवियत संघ से रूस अब अलग हो रहा है, रूस सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है। अब कोई एक बड़ा सा संघ था, उसमें से जो सबसे बड़ा इंसान था वही हट जाए तो फिर बाकी जो छोटे छोटे हैं उनका क्या वजूद रह जाएगा। तो सोवियत संघ क्या हो गया, बट गया। सोवियत संघ के बटने का जो घटना हुआ था वो 1991 ईस्वी में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। बड़ी मेहनत लगी है इसे बनाने में, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और शेयर तो खैर जम के करो अपने सभी दोस्तों के पास, कम से कम 5 दोस्तों के पास तो ज़रूर शेयर करो आप लोग। और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा लेना, ताकि नया वीडियो जब भी मैं डालूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, मैं देखना चाहता हूँ। पहली बार मैंने ऐसा किया है, कितना लंबा वीडियो शूट किया है, तो आप लोग बताना ज़रूर वीडियो कैसा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए थैंक यू, और शेयर तो ज़रूर करना बच्चों।